अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी पुरस्रार उलूम का माहिर। एपिसोड 4। सारा दिन मैं इनसे पोलो के बारे में मालूमात हासिल करता रहा। रात को जब घर वापस आया तो कुछ लोग आए बैठे थे। उनका ताल्लुक पोलो ही के खेल से था और ये प्रिंस की टीम के लोग थे। मुझसे गुफ्तगू की जाती रही और दूसरे दिन की तैयारियों के बारे में कहा गया। मैंने उन्हें बताया कि मैं मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ। प्रिंस जोगिंदर ने हंसते हुए एक शख्स से कहा, भाई तुमने बड़ा अंधा एतमाद किया कुंवर शंकर पर। अगर ये तुम्हारे म्यार पर पूरे ना उतरे तो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कुंवर शंकर नौमर ज़रूर हैं, लेकिन हम इनमें ढके छुपे जौहर देख चुके हैं। और फिर हम सच्ची बात बताएं आपको, रेजिडेंट से प्रिंस 5 साल से हार रही है। हम छठे साल में कोई ख़ास उम्मीद नहीं रखते। हम कह चुके हैं कि हम कोहना मश्क किस्म के खिलाड़ियों से सीख रहे हैं और हमारी हार में हमारी जीत भी है। तब ठीक है, वरना मैं सोच रहा था कि कहीं तुम लोग ये ना कहो कि एक नो आमोज खिलाड़ी को तुम्हारे साथ शामिल करके हमने बुरा किया है। प्रिंस जोगिंदर ने कहा। थोड़ी देर के बाद वो लोग चले गए और प्रिंस जोगिंदर ने मुझे हल्का फुल्का खा पी कर सोने की हदायत की। मैं सोने के लिए लेट गया, लेकिन रात भर मेरा जहन ख्यालात की अमाजगा बना रहा। ना मालूम क्या क्या सोचता रहा। ख्वाबों में मैंने खुद को पोलो के मैदान में घोड़ा दौड़ाते देखा। खान साहब के बताए हुए गुर मैं मुसलसल आजमाता रहा था और सारी रात सही मायनों में मेरी कोचिंग होती रही। मैंने कुछ ऐसे पहलू भी दरियाफ्त किए जिनके बारे में खान साहब ने मुझे नहीं बताया था। मैं ख्वाब में अपने सामने रेजिडेंट की पूरी टीम को देख रहा था और जिस जिस तरह वो हमले करे थे उन्हें नाकाम बना रहा था। इस सिलसिले में मुझे खासी महारत हो गई। सुबह को जब मैं उठा तो शदीद हैरान था। दर हकीकत रात को जो कुछ मैंने ख्वाब के दौरान सीखा था वो कोई बेमकसद चीज़ नहीं थी, कोई गैबी कुव्वत। यूं समझा जाए तो गलत नहीं होगा कि मुझे इस सिलसिले में उकसा रही थी और अपनी कामयाबी का यकीन दिला रही थी। ताहम इसका तज़किरा मैंने प्रिंस जोगिंदर से किया और ना किसी दूसरे आदमी से, यहाँ तक कि तैयार होकर मैं पोलो के मैदान में पहुंच गया। मैदान खचाखच भरा हुआ था। खेल के शायकीन मैदान के अतराफ में जमा थे। बड़े बड़े लोगों के लिए एक अलग जगह बनाई गई थी और यहाँ मैंने बहुत सी जानी पहचानी शक्लों को देखा। आशावती भी थी, जोजफाइन भी थी, बेशुमार अंग्रेज थे और कुर्बा जवार के राजा और नवाबीन भी इस खेल को देखने के लिए आए थे। करण सिंह नजर नहीं आया। ज़ाहिर है वो रेजिडेंट की टीम के साथ मौजूद होगा। थोड़ी देर के बाद घोड़े मैदान में लाए गए। मेरे लिए एक घोड़ा मुंतखब कर दिया गया। मैंने उसका अच्छी तरह जायज़ा लिया, उसका अंदाज देखा और उसे पसंद कर लिया। वो मेरी पसंद के मुताबिक था। पतली सी कमर का ये घोड़ा अगर मुझसे हमांग हो जाए तो मैं तमाशा दिखा दूं लोगों को, मैंने दिल ही दिल में सोचा। यहाँ तक कि खेल का आगाज़ हो गया। राजा करण सिंह हरचंद के उम्र सीधा आदमी था, लेकिन बहुत ही चाको चौबंद था। एक खास लिबास में मलबूस बेहद शानदार नजर आ रहा था। उसके बाजुओं की मछलियाँ उभर रही थीं। देखने में वो वाकई बहुत खूबसूरत नजर आ रहा था। उसके साथ साथ उसकी टीम में जो अफराद शामिल थे उनमें किसी की उम्र 40 से कम ना थी। 4-5 अंग्रेज थे और बाकी हिंदुस्तानी, सबके सब मुस्ताद। इसके बरक्स प्रिंस की टीम में इतने ज़्यादा मुस्ताद आदमी नहीं थे। उनमें भी 3 अंग्रेज शामिल थे। सारे के सारे नौजवान थे और शायद मैं उनमें कम उम्र ही था। हम सब ने मुस्कुराकर आपस में एक दूसरे से बात की। इसके बाद खेल शुरू कर दिया। मैं तहैया कर चुका था कि इन लोगों पर अपनी धाक बिठा दूंगा। अब ये दूसरी बात है कि मुअम्मर और तजुर्बाकार लोगों की टीम में मुझे कामयाबी नसीब ना हो। चुनाचे मैंने अपने काम का आगाज़ कर दिया। मेरा घोड़ा बिजली की तरह तड़पने लगा। उसके बारे में मैंने जो अंदाज़ा लगाया था वो गलत नहीं था। घोड़ा भी मेरी ही तरह सिमाब सिफ्त था। वो मेरे इशारों को समझ रहा था। थोड़ी ही देर में हमारे दरमियान एक ऐसा ज़हनी रब्त हो गया कि जो कुछ मैं सोचता घोड़ा उस पर अमल करता। मैं कांटे काटता गेंद को लेकर आगे बढ़ता रहा। इसके बाद एक जगह तहलका समझ गया। पता नहीं मैंने क्या कारनामा अंजाम दिया था। मेरे साथी स्टिकें हिलाते हुए नारे लगाने लगे और रेजिडेंट टीम हैरान रह गई। लेकिन उसकी यह हैरानी भी उसके लिए नुकसानदेह साबित हुई। खेल तो जारी था ही, रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने एक बार फिर गेंद पकड़ ली। घोड़ा नाक से शोले उगल रहा था, मुंह से फुंकारे मार रहा था। उसने भी तहैया कर लिया था कि अपने सवार को इज्जत और तौकीर दिलाकर रहेगा। चुनाचे एक बार फिर मैं गेंद ले दौड़ा और आंखें बंद की अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां हो गया। जरा सी देर बाद एक बार फिर गलगला बुलंद हुआ। इस बार पूरे मैदान में ही तालियां बढ़ रही थीं। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि क्या हो रहा है। मैं तो सिर्फ अपने काम से काम रख रहा था और ये काम जारी रहा। उस वक्त तक जारी रहा जब तक कि खेल खत्म ना हो गया। मैं पसीने से तरबतर था। मेरे घोड़े के बदन से भाप उठ रही थी। चारों तरफ मैदान में हंगामा मचा हुआ था। लोग बेतहाशा चीख रहे थे, पागलों की तरह हलक फाड़ रहे थे और तमाम निगाहें मेरी जानिब उठी हुई थीं। तब मुझे होश आया। मुझे एहसास हुआ कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर चुका हूँ। मुझे सही मायनों में यह अंदाज़ा नहीं था कि अब तक के खेल में मेरी क्या कारकर्दगी रही है। लेकिन चारों तरफ से हंगामा खेजियाँ देखकर मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं प्रिंस को फतह से हमकनार करा चुका हूँ। चारों तरफ मेरे ही नाम के नारे लगाए जा रहे थे। प्रिंस शंकर की जय, प्रिंस शंकर जिंदाबाद, प्रिंस शंकर, प्रिंस शंकर। और फिर मैंने प्रिंस जोगिंदर को दौड़कर मैदान में आते हुए देखा। उसने मेरे घोड़े की बागें पकड़ लीं और मुझे सहारा देकर नीचे उतारा। खान साहब भी मेरे ही पास मौजूद थे।
खान साहब ने मुसरत भरे अंदाज में कहा, मैं ना कहता था प्रिंस जोगिंदर कि आपने मुझे इम्तिहान लेने के लिए इस बरकरों का उस्ताद बनाया है। मैं सच कहता हूँ कि आपके इस खेल के लिए मेरी उस्तादी कोई हैसियत नहीं रखती। शागिर्द उस्ताद से कहीं ज़्यादा अच्छा खेला है, ये तो अजूबा हो गया है। शायद कोई भी इस बात पर यकीन ना करे। रेजिडेंट की टीम इतने मार्जिन से आ रही है। ज़रा हालत देखिए, इन लोगों की बेवकूफ़ों की तरह खड़े हैं। खान साहब भी जोश जज्बात से बेकाबू हो रहे थे। मेरी अपनी टीम ने मुझे घेर लिया, तरह तरह की बातें करने लगे। दोस्ती की जा रही थी, मुझसे हाथ मिलाए जा रहे थे, हैरत का इजहार किया जा रहा था। गर्ज एक अजीब हंगामा था जो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यह सब कुछ क्यों हो रहा है। बहुत से लोग खेले थे, मैंने ऐसा कौन सा खास कारनामा अंजाम दिया था। काफ़ी देर के बाद हवास बहाल हुए। मुझे पोलो के मैदान से हटाकर गाड़ी में पहुंचाया गया। जोगिंदर पाल मेरे पास आ बैठे। उस्ताद खान साहब भी मेरे साथ ही थे और इसके बाद हम लोग वापस चल पड़े। प्रिंस जोगिंदर मुझे अपनी रिहाइशगाह पर ले आया। यहाँ लाने के बाद खान साहब वगैरह को उसने इनाम इकराम देकर रुखसत किया और मुझे लेकर कमरे में आ गया। तुम गुस्ल कर लो, उसके बाद बैठकर बातें करेंगे, प्रिंस जोगिंदर ने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। दौरान गुस्ल भी मैं इस दौरान सोचता रहा। थोड़ी देर के बाद मैं नया लिबास पहनकर वहां पहुंच गया जहां प्रिंस जोगिंदर मेरा इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर भी मुसरत की सुर्खी फैली हुई थी। उसने मोहब्बत भरी निगाहों से मुझे देखते हुए कहा, सब लोग तुम्हें मुबारकबाद दे चुके और अब मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल करो। मुझे उम्मीद थी शंकर कि तुम एक नुमाया किरदार के हामिल हो और तुम्हारी कारकर्दगी भी यकीनन नुमाया ही रहेगी। वैसे एक बात मैं तुम्हें बताऊं प्रिंस जोगिंदर कि मैं अभी तक नहीं समझ सका कि मैंने क्या किया है। तुमने वो किया है जो मेरी आरजू थी और जिसकी उम्मीद थी मुझे तुमसे, प्रिंस जोगिंदर ने मुसरत भरे लहजे में कहा। मगर कुछ मुझे भी तो बताओ, हुआ क्या था वहां? खुद तुम्हारी अपनी क्या पोजीशन थी उस वक्त? प्रिंस जोगिंदर ने पूछा। यकीन करोगे मेरी बात पर? हाँ, क्यों नहीं, उसने जवाब दिया। तो फिर भरोसा करो कि मैं भूल गया था थोड़ी देर के लिए। दरअसल घुड़सवारी मेरी ज़िंदगी का दिलचस्प तरीन मशगला है। मैंने हमेशा इसमें दिलचस्पी ली है। घोड़े पर सवार होने के बाद मुझे वह तमाम बातें याद आईं जो मुझे इस खेल के बारे में बताई गई थी। और शायद प्रिंस तुम यकीन ना करो कि रात भर मैं ख्वाब में चौगान खेलता रहा था। मैंने इसमें नए नए गुर सीखे थे और ये गुर मुझे पूरी तरह याद थे। और उस वक्त भी जब मैं घोड़े की पुश्त पर बैठकर खेल रहा था कि अचानक मैं सो गया और फिर सोता ही रहा। अब इस नींद के दौरान मैंने क्या किया इसके बारे में मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं। मैं तो उस वक्त जागा जब खेल ही ख़त्म हो चुका था। मुझे तुम्हारी बात पर मुकम्मल तौर पर एतमाद है। क्या तुम यकीन करोगे कि मैं इस खेल का हाल पहले से मालूम कर चुका था, लेकिन बस आजमाना चाहता था अपने आप को। कैसे? सितारों के जरिए मुझे इतला मिली थी कि यह खेल तुम्हारे हक में होगा, प्रिंस जोगिंदर ने कहा और मैं गर्दन हिलाने लगा। गोया मैंने खास से नुमाया काम इंजाम दिया है वहां पर। नुमाया क्या, प्रिंस को जिताने वाले ही तुम हो। एक भी खिलाड़ी आगे बढ़कर वो सब कुछ ना कर सका जो तुमने कर दिखाया। प्रेसिडेंट के खिलाड़ी सब परेशान हाल तुम्हारे आगे पीछे ही फिरते रहे। तुमने किसी के हाथ गेंद लगने ही ना दिया। ऐसा खेल शायद पिछले 10-15 सालों में नहीं खेला गया। लोग हैरत से पागल हो गए हैं अब तुम पर यलगार होगी, लेकिन अब तुम्हें पूरी ज़हनी हाजिरी के साथ अपना काम अंजाम देना है। कुंवर शंकर, तुम जानते हो तुम्हारा काम क्या है। लोग अब तुम पर टूटेंगे। तुम्हारी हैसियत बहुत आगे बढ़ गई है, मेरी तवक्को से भी कहीं आगे। चुनाचे अब तुम्हारा घेराव किया जाएगा। तुम्हें बस संभल कर अपने काम करने हैं। जो कुछ तुमने जहन नशीन कराया है बेफिक्र रहो, मैं उसे नहीं भूलूंगा, मैंने जवाब दिया और प्रिंस जोगिंदर मुस्कुराने लगा। उसका अंदाज़ा दुरुस्त ही था। ज़रा सी देर बाद हमारे यहाँ मेहमानों के तांते लगने लगे। प्रिंस टीम के सरबराह, प्रिंस टीम के वो लोग थे, कुछ और अफराद थे, सारे के सारे मुझसे मिलने के लिए आए थे। प्रिंस टीम के मैनेजर ने कहा, कुंवर शंकर, आपने नौउम्र होने के बावजूद कोहना मश्क खिलाड़ियों के साथ जो सलूक किया वो बड़ा ही हैरत अंगेज़ है। घोड़े की पुश्त पर यूं मालूम होता था जैसे आप उसके बदन का एक हिस्सा हों, और पोलो के खेल में भी जो महारत आपने दिखाई उस पर वॉयसराय तक हैरान है। वॉयसराय साहब ने आपको अपने हाथों से एक इनाम देने का फैसला किया है और इसके लिए बहुत जल्द आपको मुतला किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी है कि मैं प्रिंस टीम में कोई नुमाया कारकर्दगी दिखा सका, मैंने जवाब दिया। फिर थोड़ी देर के बाद जोसेफाइन कुछ लोगों के साथ वहां पहुंच गई। वो बहुत से फूल लेकर आई थी। उसने फूलों के गुलदस्ते मेरे हाथ में देकर कहा, मैंने पहली ही निगाह में आपको देखकर अंदाज़ा लगाया था कुंवर कि आप आम आदमी नहीं हैं। आज तो आपने जादूगरी की है। मैं आपको कल रात अपने घर पर खाने की दावत देने आई हूँ। मैं इनकार नहीं सुनूंगी। जब आप इनकार नहीं सुनेंगी तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ, मैंने जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। उसने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए बेबाकी से कहा। फिर उसने अपने साथ आने वालों से तारुफ कराया। उसमें एक शानदार शख्सियत का मालिक उसका बाप था, दूसरा उसका सेक्रेटरी और एक दो अफराद और थे। उस फौजी ऑफिसर ने पुरजोश अंदाज में मुसाफिया करते हुए मुझसे कहा, खेल जिंदगी की अलामत होती हैं कुंवर शंकर पाल, और मैं इस भरपूर ज़िंदगी पर तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मैंने जवाब दिया। खासी रात गए तक तांता लगा रहा। मैंने महसूस किया था कि जोगी बाबा की निगाहें बार बार बाहर की जानिब उठ जाती हैं। मुझे अंदाज़ा था कि वो किसकी तलाश में है। यकीनन वो राजा करण सिंह की आमद के मुंतज़िर थे, लेकिन राजा करण सिंह काफ़ी रात गए तक ना आया तो वो मायूस हो गए।
अब तमाम मेहमान जा चुके थे। मैंने मुस्कुराती निगाहों से प्रिंस जोगिंदर को देखा और बोला, मैं जानता हूँ आपको किसका इंतज़ार है नहीं था, मेरा ख्याल है अब वो नहीं आएगा। राजा करण सिंह की बात कर रहे हैं? हाँ भाई, हमारा नुक्ता निगाह तो वही है, जोगी बाबा प्रिंस जोगिंदर ने कहा। मुमकिन है उसे अपनी शिकस्त का अफसोस हो। नहीं, उसी शख्स के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो आएगा और पूरे इत्मीनान के साथ आएगा। प्रिंस जोगिंदर ने बड़े एतमाद से कहा। तो फिर ठीक है, परेशानी किस बात की? मैं सोच रहा था कि अब तक क्यों नहीं आया वो। मुमकिन है बाद में आने का फैसला किया हो, इस वक्त वो अपनी हार का दुख मना रहे हो, मैंने कहा। और जोगिंदर पाल मुस्कुराने लगा। फिर उसने कहा, वो ऐसा आदमी नहीं है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। कमाल है जोगी बाबा, आप तो करण सिंह के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे आप उसे बहुत करीब से देखते रहे हों। यही बात है बेटे, यही बात है। अब तुम सोने की तैयारियां करो। एक बात पूछना चाहता हूँ जोगिंदर पाल। हाँ पूछो पूछो, प्रिंस जोगिंदर ने कहा। मैंने कल की जोसफाइन की दावत कबूल कर ली है, कोई हर्ज तो नहीं है इसमें? बिल्कुल नहीं भाई, अभी तो तुम्हें बेशुमार दावतें मिलेंगी, पता नहीं प्रिंस टीम की तरफ से तुम्हें वह एजाज़ कब दिया जाएगा जिसके तुम वाकई मुस्तहिक हो। खैर मुझे इसकी ज़्यादा फिक्र नहीं है, मैंने जवाब दिया। अच्छा बस अब सो जाओ, आराम करो। आज जो कुछ तुमने किया है वो मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक था, लेकिन इतना ज़्यादा मैं उम्मीद नहीं रखता था कि तुम इस तरह एक ख्वाब के आलम में उन लोगों को इतनी बदतरीन शिकस्त से दो चार कर जाओगे। अब अपनी जीत की मुसरतों को लेकर नींद के आगोश में पहुंच जाओ और आराम से सो जाओ, प्रिंस जोगिंदर ने कहा। और मैं मुस्कुराता हुआ अपनी ख्वाबगाह में चला गया। दूसरी सुबह पुरसुकून थी। खान साहब आए हुए थे, मुझसे काफ़ी देर तक बातें करते रहे। वो खुद भी हैरान थे कि मैंने उनसे सीखने के बाद पोलो का खेल इतना उम्दा कैसे खेला। मैंने ख्वाब वगैरह की बात उनसे नहीं की, जाहिर है वो एक अजनबी शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने मुझसे कहा कि पोलो की मश्क जारी रखो और इस खेल में हिंदुस्तान भर में अपना नाम पैदा करो, बड़े बड़े खिलाड़ियों से मेरा वास्ता पड़ सकता है। मैंने इनसे इकरार कर लिया, लेकिन दिल ही दिल में सोचा था कि भला इस अहमकाना खेल से मेरा क्या ताल्लुक। ये तो मैंने किसी मकसद के हसूल के लिए खेला था, और जो कुछ हुआ है सच्ची बात तो यह है कि इसमें ताईद गैब भी शामिल थी, वरना मैं क्या और मेरी औकात क्या। दिन में भी कुछ लोग मुलाकात करने के लिए आए, बहुत से अफराद थे। मैं उनसे मिलता रहा, सारा दिन घर पर ही रहा। शाम को 7 बजे अलबत्ता प्रिंस जोगिंदर ने बाहर मौजूद चौकीदार को हदायत कर दी कि अब कोई कुंवर साहब मिलने आए तो उसे अंदर ना भेजे, वो कहीं जाने की तैयारियां कर रही हैं। प्रिंस जोगिंदर ने खुद मेरे साथ ना जाने का फैसला किया था। उसने कहा कि चूंकि दावत सिर्फ मुझे दी गई है इसलिए उसका जाना मुनासिब नहीं। तैयार होने के बाद मैं चल पड़ा। जोसफाइन अपने 15-20 साथियों के साथ मेरे इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। उसके वालिद मिस्टर जैक रमल भी उसके साथ ही खड़े थे। और भी बहुत से लोग थे। खूबसूरत कोठी के लॉन पर बैठने का इंतजाम किया गया था। दिलचस्प बात यह थी कि यहाँ मैंने राजा करण सिंह और आशावती को भी देखा। राजा करण सिंह के होंठों पर मुस्कुराहट थी, कनपट्टियों पर सफ़ेद बाल बिखरे हुए थे, आंखों में अजीब सी कैफियत थी। उन्होंने आगे बढ़कर अपना चौड़ा हाथ आगे बढ़ाकर मुसाफिया करते हुए कहा, भाई कुंवर, कल तुम हैरानकुन तौर पर हमारे हरीफ रहे, और तुमने हैरानकुन तौर पर पोले के खेल का जो मुजाहरा किया उसे हमारी अक्ल अब तक तस्लीम नहीं कर रही। यूं लगता है कि तुम जादूगर वगैरह हो, और जादू के जोर से ही तुमने सबको मुअत्तल कर दिया और खुद मैदान पर ही छाए रहे। मुझे शर्मिंदा करें राजा साहब, बस हैरत है कि मैं आपके म्यार के मुताबिक खेल लिया। हालांकि मैदान में उतरते वक्त मेरे जहन में लातादाद वसवसे थे। मैं सोच रहा था कि इतने कोहना मश्क लोगों के सामने अपना मजाक उड़ाने के अलावा और कुछ ना मिलेगा मुझे। कसर नफ्सी है तुम्हारी, वरना तुमने जिस महारत से चौगान खेला उससे तो पता नहीं क्या क्या यादें ताज़ा हो जाती हैं। राजा करण सिंह ने कहा, बाहर तौर मैं ये सोच भी नहीं सकता कि कल के खेल में मेरा कोई नुमाया किरदार रहा है। इसे इत्तफाक कहा जा सकता है कि एक मजबूत टीम वो सब कुछ ना कर सकी जिसकी उससे तवक्को की जा सकती थी। भाई, हम अब इस सिलसिले में तुमसे तफसीली बातें बाद में करेंगे। यहाँ तो हम मिस्टर जैक रेमल के मेहमान हैं, राजा करण सिंह ने कहा। और जैक रेमल ने हंसते हुए कहा, इस वक्त तुम शिकस्त खुर्दा टीम के एक राजा की हैसियत से नहीं बल्कि एक मेहमान की हैसियत से इस नौजवान से मिलोगे। यकीनन यकीनन, भला ये कहाँ महसूस हो रहा है कि हमारा ताल्लुक एक शिकस्त खुर्दा टीम से है, राजा करण सिंह ने हंसते हुए कहा। आशावती भी किसी तरफ से निकलकर हमारे पास पहुंच गई थी। उसने दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया और मैंने भी हाथ जोड़ दिए। बधाई देती हूँ कुंवर जी, आपका खेल तो बड़ा जादू का खेल रहा। राजा साहब आपकी तारीफें करते नहीं थक रहे। बस बस आशावती, हमारे अपने जो प्रोग्राम है उनमें यहाँ कुछ मत खर्च करो, सब कुछ हम अपने तौर पर खर्च करेंगे, राजा साहब ने कहा। और आशावती मुस्कुराने लगी। मैं भी मुस्कुरा रहा था। जोसफाइन की हालत से तो ये अंदाज़ा होता था जैसे वो पागल ही हो जाएगी। उसने मुझे बिल्कुल अपनी मलकियत समझ लिया था। जहाँ भी कोई मुझसे बातें करने आता वो मेरे सर पर मुसल्लत हो जाती और फिर मुझे वहाँ से ले जाती। उसका ख्याल था कि मैं दूसरे लोगों के साथ बोर हो रहा हूँ। ज़रा मुतअस्सब किस्म की मालूम होती थी क्योंकि उसकी सहेलियों में तमाम अंग्रेज़ लड़कियाँ ही थीं। उसने उन सबसे मेरा तारुफ कराया था। हालांकि यहाँ दूसरे मेहमानों की हिंदू और मुसलमान लड़कियाँ भी थीं, लेकिन वो उनसे कुछ कटी कटी सी थी और अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बनाए हुए थी। आशावती भी कुछ दूर दूर ही रही, लेकिन एक दफ़ा उसे मौका मिल गया। दौरान जश्न या पार्टी एक दफ़ा वो मेरे नज़दीक आ ही गई। फिर वास्ता से बोली, मेरी बात याद है ना कुंवर जी? कौन सी बात?
ओह, ये तो अच्छा नहीं है कि आपको बार बार ये सब कुछ बताना पड़े। वैसे आपकी अपनी मर्जी, हम रोक तो नहीं सकते आपको। आप क्या कहना चाहती हैं आशा कुमारी? वाह वाह, ये तो याद है आपको कि आपने हमसे रानी जी ना कहने का वादा किया था। आशावती भी ना कहने का वादा किया था, बल्कि आशा कुमारी कहने का वादा किया था। और वो वादा आप निभा रहे हैं, तो ये याद नहीं रहा आपको कि हमने आपको जोज़फाइन से होशियार रहने को कहा था? ओह, आप मुतमईन रहिए, मैं सबसे होशियार हूँ, मैंने जवाब दिया। होशियार तो आप हैं, मगर जो मासूमियत आपके मन में है उसे कहाँ ले जाएंगे? देखो आशा कुमारी, जहाँ तक इन लोगों की मेरी जान पर मुसल्लत होने का मामला है, तो इससे तुम बेफिक्र रहो। इनमें से कोई भी मेरे लिए इस कदर अहम नहीं है कि मैं इसके बारे में यहाँ से जाने के बाद सोचूं। लेकिन जहाँ तक इखलाक से गुफ्तगू करने का मसला है, तो जाहिर है मैं इनके यहाँ पार्टी में शरीक हुआ हूँ, इसलिए मजबूरन उनसे बातें करना पड़ेंगी। अब हम मुतमईन हैं, हमें विश्वास है कि आप इनके फेर में नहीं पड़ेंगे, आशावती ने कहा। आप इस विश्वास को कायम रखें और बेफिक्र रहें, मैंने मुस्कुराकर कहा, और उसी वक्त जोज़फाइन मेरे पास आ गई। ओह कुंवर, आओ देखो, इनसे मिलो, ये मेरी दोस्त जूलिया लिंकन है। देर से आई है, लेकिन कल के खेल में ये मौजूद थी और बार बार मेरी पीठ पर घूंसे मार रही थी। पागल हो रही थी ये तुम्हारे लिए। हेलो कुंवर, आप जादूगर हैं। आप पोलो के सबसे शानदार खिलाड़ी हैं, मैं आपकी तारीफ नहीं कर सकती। मैंने आहिस्ता से गर्दन झुका ली और 2 कदम पीछे हट गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिस जूलिया, मैं आपकी इस तारीफ और तौसीफ के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। सिर्फ शुक्रगुजार ही नहीं होना मेरा, बल्कि मुझे भी एक दिन अपनी दावत के लिए देना है। अभी माजरत खा हूँ, बाद में आपको इस सिलसिले में बताऊंगा, मैंने जवाब दिया। अच्छा ठीक है, याद रखना जोज़फाइन एक दिन के लिए मेरे मेहमान भी बनेंगे, जूलिया ने अजीब से अंदाज में कहा, और जोज़फाइन कहका लगाकर हंस पड़ी। ठीक है, तकसीम कर लो थोड़ा थोड़ा सा कुंवर शंकर को, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तमाम लड़कियां हंस पड़ी थीं और जोज़फाइन ज़रूरत से ज़्यादा ही बेबाक होती जा रही थी। मैं दूसरे लोगों के साथ भी घुलना मिलना चाहता था, लेकिन वो तो मुझे दावत देकर मेरी मालिक ही बन बैठी। बाहर तौर बर्दाश्त किया, वैसे भी अंग्रेज़ अफसर की बेटी थी, और फिर प्रिंस जोगिंदर ने भी मुझे हदायत कर दी थी कि मैं खुद को मोहतात रखूं और कोई ऐसा मसला ना खड़ा होने दूं जो बाद में मेरे लिए कोई मसला बन जाए। चुनाचे मैं इन सारे मामलात को बर्दाश्त करता रहा। खाने का वक्त हुआ, मेरे एजाज़ में ये पार्टी दी गई थी। इस सिलसिले में छोटी सी तकरीर की गई, मेरी तारीफ़ और तौसीफ़ की गई, और जैक रमल ने मुझे सोने की एक शील्ड इनाम में दी। ये मेरे बेहतरीन खेल के अतराफ़ के नाम में थी। तालियों की गूंज में इस इनाम को मैंने कबूल किया और खाने के बाद काफ़ी देर तक उसके साथ शरीक रहा। प्रिंस जोगिंदर के बारे में पूछा गया तो मैंने ये कहकर टाल दिया कि वो किसी काम में मसरूफ़ थे, इसलिए ना आ सके। किसी ने इस सिलसिले में कोई ऐसी बात नहीं की थी जिससे ये इज़हार होता कि वो लोग मेरे साथ साथ प्रिंस जोगिंदर को भी कोई फ़ौक़ियत या अहमियत दे रही हैं। रात को तकरीबन 11 बजे वहाँ से गुलू खलासी हासिल हो सकी थी और फिर मैं अपने घर चल पड़ा। प्रिंस जोगिंदर मेरा मुंतज़िर था। उसने मुस्कुराती निगाहों से मेरा इस्तकबाल किया और बोला, सिर्फ एक बात बताओ, राजा करण सिंह वहाँ मौजूद था? हाँ, और रानी आशावती भी। बस बाकी मामलात मैं खुद समझता हूँ, प्रिंस जोगिंदर ने कहा। मैंने जैक रमल की दी हुई शील्ड उसके हवाले कर दी। ये तुम्हारा हिस्सा है और ये तुम्हें ही मिलना चाहिए, उसने कहा, और मैं मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा करने लगा। बाद के 2 दिन भी इसी तरह मसरूफ़ रहे, कोई ख़ास बात नहीं हुई, सिवाय इसके कि मेरे खेल के मदाह मुझसे मिलते रहे और प्रिंस टीम के अरकान भी आए। मुझे मज़ीद दावतें दी गई और इन 2 दिनों की रातें मसरूफ़ रहीं। वैसे उन दूसरी औरतों में राजा करण सिंह या आशावती से मुलाकात नहीं हुई। हाँ, एक दावत में जोज़फाइन ज़रूर मिली, कुछ नाराज़ थी। मैं तुमसे नाराज़ हूँ, उसने कहा। क्यों मिस जोज़फाइन, 2 दिन हो गए और तुमने मुझसे मुलाकात की कोशिश भी नहीं की। मसरूफ़ रहा, मैंने कहा। अपनी मसरूफियतों में मुझे शामिल नहीं कर सकते थे। वो कैसे? वो दावत कबूल ही ना करते जिसमें मुझे शरीक ना किया गया हो। ओह, दावतें मैं कबूल नहीं करता, ये काम प्रिंस जोगिंदर करते हैं। तुम ये बात उनसे कह सकते हो, आइंदा ख्याल रखूंगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अब इस खुशफहमी को मैं क्या करता? जोज़फाइन हद से आगे बढ़ रही थी, उसकी हमाकत थी, इसमें मेरा क्या कसूर था? ताहम मैंने दिल रखने के लिए इतनी बात कह दी थी। जोज़फाइन ने मुझसे कहा, अब तुम्हारा कोई भी प्रोग्राम तन्हा नहीं होगा कुंवर शंकर, जोज़फाइन तुम्हारे साथ होगी। मैं मुस्कुराकर इस बात को भी पी गया तो वो दोबारा बोली, तुमने जवाब नहीं दिया। मिस जोज़फाइन, क्या जवाब दूं आपकी बातों का? मैंने कहा। क्यों, कोई जवाब नहीं दे सकते? ये पार्टी और यहाँ बेशुमार लोग हमारी तरफ मुतवज्जा हैं। मैं इस वक्त आपकी बात का जवाब देना पसंद नहीं करता, फिर कभी सही। कब? मैं आपसे राब्ता कायम करूँगा। नहीं, यह टालने वाली बात है। मिस जोज़फाइन, आखिर आप चाहती क्या हैं? मैंने मुंह बिगाड़ते हुए पूछा। तुम्हें, उसने बेझिझक से कहा। अंग्रेज़ लड़की थी, खुद सर और बिगड़ी हुई। बड़े बाप की बेटी थी, इसलिए समझती थी कि सब लोग उसकी मलकियत हैं। मैंने मुस्कुराते हुए उसे कहा, अब मैं क्या अर्ज़ करूँ आपसे? बहरहाल अब आपसे किसी वक्त तफसीली मुलाकात करके इस मौजू पर भी बात करेंगे। मैं तो यही पूछना चाहती हूँ कि ये तफसीली मुलाकात कब हो रही है? मैंने अर्ज़ किया ना, बहुत जल्द, मैं आपको इससे आगाह कर दूंगा। मेरे अंदाज में किसी कदर झुंझलाहट पैदा हो गई थी, जिसे इस बेवकूफ़ लड़की ने ज़रा भी महसूस ना किया। लेकिन उसी वक्त एक शख्स ने मेरी गुलू खलासी करा दी। ये भी अंग्रेज़ था और उसका नाम विलियम था। हेलो मिस्टर शंकर।
हम लोग आपके एजाज़ में एक ख़ास प्रोग्राम बना रहे हैं। इस प्रोग्राम में एक नुमाइशी पोलो मैच भी रखा जाएगा। अभी ये प्रोग्राम फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन मुझे इतला मिली है कि ऐसा प्रोग्राम तरतीब दिया जा रहा है। मैं पोलो का पेशेवर खिलाड़ी नहीं हूँ, बस तफरीहन ही इस दिन मुझे उस खेल में शामिल कर लिया गया और मैंने खेल लिया। चुनाचे आप मुझे सिर्फ प्रिंस से मंसूब ना रखें। क्या मतलब? मतलब ये ज़रूरी नहीं कि मैं आइंदा भी खेलता रहूं। ओह, ये प्रिंस टीम की बदकिस्मती होगी, मैं क्या अर्ज़ कर सकता हूँ। खैर कोई बात नहीं, ये मसला टीम के उन अरकान का है जो टीम के मुफादात का ख्याल रखते हैं। मुमकिन है वो इसके लिए मिस जोज़फाइन का सहारा लें। उस शख्स ने मुस्कुराकर कहा। मैं उसके तंज को समझ गया था, ताहम मैंने उसकी कोई पजीराई नहीं की, लेकिन जोज़फाइन खुशी से फूलकर कुप्पा हो गई। कुंवर शंकर के मामलात पर मुझसे रुजू किया जाए। मैं वापस मुड़कर एक तरफ चल पड़ा। विलियम मेरे साथ साथ लगा चलाया। जोज़फाइन हैरान उसी जगह खड़ी रह गई। बाहर तो और उस पार्टी में मैं खासा बोर हुआ और इसकी वजह सिर्फ जोज़फाइन थी। वापस आकर मैंने प्रिंस जोगिंदर से इस सिलसिले में गुफ्तगू की। ये जोज़फाइन अजीब अहमक लड़की है, पूरी तरह मेरे पीछे पड़ गई है, उल्टी सीधी बातें करती है, बाज़ औक़ात तो मुझे गुस्सा आने लगता है। क्या कहती है मेरे लाल, क्या बात करती है? प्रिंस जोगिंदर ने शरारत अमेज़ अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। आप हंस रहे हैं जोगी बाबा, आप यकीन करें कि मैं उसके साथ कोई सख्त रवैया भी इख्तियार कर सकता हूँ। मैंने सिर्फ इसलिए उसकी आज की बकवास बर्दाश्त की थी कि मैं आपसे मशवरा नहीं कर पाया था। धीरज रखो मेरे बच्चे, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि लड़कियां मक्खियों की तरह गिरेंगी तुम पर। कसूर उनका भी नहीं है, कसूर तुम्हारी मर्दाना वजाहत का है। अब तुम ही बताओ, जब प्रिंस जोगिंदर जैसा आदमी तुम्हारी शख्सियत के हाथों मशहूर हो गया है, तो वो बेचारी लड़कियां हैं नन्ही मुन्नी। प्रिंस जोगिंदर ने तमस्कराना अंदाज में कहा। कहीं ऐसा ना हो जोगी बाबा कि मैं उसके साथ कोई सख्त रवैया अख्तियार करूं और बाद में उसके अंग्रेज बाप की वजह से आप पर कोई मुसीबत आ जाए। ये प्रिंस जोगिंदर ने हकारत अमेज अंदाज में मुंह बनाकर कहा। ये हुई ना बात, इसका मतलब है कि मैं जोज़फाइन के साथ कोई नरम रवैया इख्तियार करने के लिए मजबूर नहीं हूँ। तुम किसी के लिए भी मजबूर नहीं हो। राजा करण सिंह का मामला ज़रा मुख्तलिफ है। मैंने तुमसे कहा है कि मैं तुम्हें उस हद तक पहुंचाना चाहता हूं, और यह सिर्फ हमारी पॉलिसी और मसलियत होगी कि हम उसके साथ नरम रवैया इख्तियार करें, ख्वाह उसका अंदाज कुछ भी हो। बाकी तुम किसी के लिए भी मजबूर नहीं हो। जो दिल चाहे करो और करते रहो। ओके लॉर्ड, मैं बहुत खुश हूं कि मेरा साथ किसी मसलियत अंदेश लूमड़ी से नहीं बल्कि एक नडर शेर से है। बस बस, मुझे चढ़ाओ नहीं। मैं जो कुछ भी हूँ बड़ी मामूली सी चीज़ हूँ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हूँ। प्रिंस जोगिंदर ने कहा। अब तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो उल्टी बात कहकर। नहीं मेरे बच्चे, जो कुछ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। तुझ पर तो मेरे मुस्तकबिल का इन्हिसार है। तुझसे तो मैंने इतनी उम्मीदें वाबस्ता की हैं कि बयान नहीं कर सकता। कभी गौर करता हूँ तो ये अंदाज़ा होता है कि अगर तू मुझसे मुनरिफ हो गया तो क्या होगा। 14 साल जेल में काटे और बाकी दिन इस गम अंदो में काटूंगा कि कुंवर शंकर को मैं मुतासिर न कर सका। जोगी बाबा देखो, अब तो मुझे गालियां दे रहे हो। क्यों बेटे, गालियां क्यों? प्रिंस जोगिंदर ने जज्बाती लहजे में कहा। बाबा, जोगी बाबा, मैं जिस खानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ उसके बारे में तुम्हें बता चुका हूँ। हरचंद के वो खानदान अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसके असरात मेरे खून में गर्दिश कर रहे हैं। और तुमने जो एहसानात मुझ पर किए हैं वो किसी भी शक्ल में ऐसे नहीं हैं कि उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाए। ताहम अगर मेरे खून की ज़रूरत भी पेश आई तो सुनो। एक शरीफ और अच्छे खानदान का बेटा ये बात कह रहा है कि वो अपने बदन से खून का एक एक कतरा निचोड़कर प्रिंस जोगिंदर के कदमों में डाल देगा। मुझे तुम पर एतबार है बेटे, प्रिंस जोगिंदर ने मुझे सीने से लगाते हुए कहा। पोलो के खेल को ख़त्म हुए गालबन ये छठा दिन था। इस दौरान जो हंगामा खेजियां रही थीं उनसे अब उकताहट सी होने लगी। हर जगह मेरी पजीराई होती, यूं लगता था जैसे सारा शहर इस खेल का दीवाना हो। हालांकि बड़ी अजीब बात थी, गिने चुने चंद लोग इसमें दिलचस्पी लेते थे। बड़े आदमियों का खेल था, लेकिन जिन लोगों ने मेरे गिर्द घेरे डाले थे ये बड़े ही लोग थे। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग मुलाकात के लिए आ जाते। आखिरी दिनों में तो मैं वाकई उकता गया और मैंने किसी भी पार्टी में जाने से माजरत हासिल कर ली। खा खा कर पेट भी खराब होने लगा और अब कुछ दिन हल्के फुल्के गुजारना चाहता था। 7वें दिन गालिबन 11 साढ़े 11 बजे थे। मैं और प्रिंस जोगिंदर नशिस्तगाह में बैठे हुए आराम कर रहे थे कि एक मुलाजिम दौड़ा हुआ आया। सरकार, वो राजा करण सिंह। हाँ हाँ, कहो आगे। जोगिंदर पाल उठकर खड़ा हो गया। वो आए हैं, उन्होंने आपसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की है। कहाँ हैं? मैंने बड़े कमरे में बिठाया उन्हें। साथ कौन है? एक सेक्रेटरी और कोई नहीं है। रानी आशावती? नहीं, वो नहीं है, मुलाजिम ने जवाब दिया। आओ आओ कुंवर शंकर आओ, प्रिंस जोगिंदर ने मुझसे कहा और हम दोनों तेजी से आगे बढ़कर उस कमरे में दाखिल हो गए जहां राजा करण सिंह एक आरामदेह नशिस्त पर बड़े क्रोफर से बैठा हुआ था। उसका सेक्रेटरी उसके पीछे खड़ा हुआ था। करण सिंह हमें देखकर खड़ा हो गया। उसके होंठों पर वही पुरवकार मुस्कुराहट चमक रही थी। उसने अपनी चमकदार आंखों से हमें देखते हुए कहा, हेलो कुंवर शंकर, हेलो प्रिंस जोगिंदर। राजा साहब कैसे मजाज हैं? आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई ज़रूरत थी तो हमें तलब कर लिया होता, प्रिंस जोगिंदर ने कहा। शुक्रिया भाई, तुमने मुझे इतनी इज्जत बख्शी। राजा करण सिंह फिर अपनी नशिस्त पर बैठ गए। हम दोनों उनके सामने बैठ गए थे।
दरअसल मैं सोच रहा था तुम दूसरे लोगों से फारिग हो जाओ तो फिर मैं भी तुमसे मुलाकात करूं। क्या मसरूफियत है आजकल, कैसी चल रही है? राजा करण सिंह ने कहा। बिल्कुल ठीक है, हमारी कोई खास मसरूफियात नहीं है, बस ऐश करते हैं। हंसी खेल हंगामा खेजी। और फिर इन दिनों पोलो के खेल के बाद तो कुछ ऐसी हंगामा आराइयाँ रही कि थक गए हैं हम लोग। मैं जानता था और मैं इसी बात का इंतजार कर रहा था कि तुम लोग थक जाओ। हम समझे नहीं राजा साहब। भाई दोस्तों की दावत तो खाते रहे हो, अब दुश्मनों की दावत कबूल नहीं करोगे? राजा करण सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। कैसी बातें कर रहे हैं आप राजा साहब? कौन दुश्मन है हमारा? भाई हमारा नहीं, मैं कुंवर शंकर की बात कर रहा हूँ। कुंवर शंकर मेरा ख्याल है उनका तो कोई दुश्मन नहीं। दुश्मन ना सही हरीफ सही। रेजिडेंट टीम के तमाम अरकान शदीद गमोंदों का शिकार हो गए हैं। मैंने गमो गुस्सा नहीं कहा, क्योंकि हारने वाले को अगर गुस्सा आ जाए तो फिर से खिलाड़ी कहना गलत हो जाता है। तो मैं कह रहा था कि रेजिडेंट टीम के तमाम अरकान गमोंदों का शिकार हैं। उनकी सारी उम्र का तजुर्बा मिट्टी में मिल गया। वो लड़कों से शिकस्त खा गए। करण सिंह ने कहा। नहीं राजा साहब, हार जीत तो होती रहती है। भाई मैं मानता हूँ, मगर कुंवर की बात कर रहा हूँ। कुंवर का खेल हम में से किसी की समझ में नहीं आया। हमारी 3 मीटिंगें हो चुकी हैं इस सिलसिले में, और हम यही सोचते रहे कि वो कौन सी तकनीक थी और ये इस बार ईजाद की गई और ये ईजाद किसकी है। आप इस बात का यकीन करेंगे कि खान साहब को भी पकड़वा कर बुलवा लिया गया था एक दिन। ओह, पकड़वा कर? मैंने सवाल किया। मतलब ये कि कुंवर उनके पास आदमी भेजे गए थे और उनसे कहा गया था कि फ़ौरन हमसे मुलाकात करें। इसमें हमारा हाथ नहीं था, बल्कि जॉन माइकल ने अपने आदमी रवाना किए थे खान साहब के पास। फिर क्या हुआ? खान साहब बेचारे हाँफते कांपते आए। शरीफ आदमी, और फिर गोरे साहब ने तलब किया था, इसलिए ज़रा परेशान हो गए थे, लेकिन हम लोगों ने बड़ी इज्जत से उनसे गुफ्तगू की। हमने उनसे ये मालूम किया कि कुंवर शंकर का उस्ताद कौन है। उन्होंने गर्दन खम करते हुए कहा कि खादिम ही से ये गुस्ताखी सरजद हुई है। इस पर हमने उनसे सवालात शुरू कर दिए। मैंने पूछा कि कुंवर शंकर ने पोलो के खेल में कुछ नई इख्तराआत की हैं। उनका जरिया खान साहब हैं, तो उन्होंने मुतहय्यराना लहजे में कहा कि मैं पोलो का खेल देख रहा था और जो कुछ मैं देख रहा था वो अभी तक मेरी समझ में नहीं आया है। ये सब कुंवर ही की इख्तरा है। उन्होंने तफसील बताते हुए कहा कि कुंवर घोड़े की पुश्त पर इस तरह जम जाता है जैसे उसके बदन का एक हिस्सा हो। बहुत सी बातें बताई हैं हमें खान साहब ने कुंवर शंकर के बारे में, और कुछ इस तरह का तासुर दिया इन बातों में जैसे कुंवर शंकर कोई माफूकुल फितरत हस्ती हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है राजा साहब। कुंवर बाहर तौर इंसान ही है। अब ये दूसरी बात है कि नौजवानी की उम्र है, हर खेल में दिलचस्पी लेती हैं। ये भी हकीकत है कि पोलो का खेल उन्होंने इस अंदाज में ज़िंदगी में पहली बार खेला है। बस मश्क ज़रूर किया उन्होंने। बाहर तौर हमने हार बखुशी तस्लीम की थी, और यह भी साबित हुआ कि प्रिंस टीम के खिलाड़ी जूं के तू थे। जो कुछ किया कुंवर साहब ने किया। इस बात की मैं तारीफ करने आया हूँ। शिकायत या किसी किस्म की जलन या हसद का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके अलावा मेरे दिल में एक और ख्वाहिश थी प्रिंस जोगिंदर। वो क्या? मैं कुंवर शंकर की मसरूफियात मालूम करना चाहता हूँ। ये मालूम करना चाहता हूँ कि उनके मशागिल क्या होती हैं। कोई ख़ास बात नहीं, बस खेल कूद सैर तफरी। कुछ और पूछ सकता हूँ प्रिंस जोगिंदर? राजा करण सिंह ने कहा। मसलन? प्रिंस जोगिंदर संभल कर बोला। मसलन ये कि प्रिंस के बारे में कुछ और तफसीलात मिल सकती हैं मुझको। वो कौन है, क्या हैं, उनका ताल्लुक कौन सी रियासत से है, यहाँ कब से मौजूद हैं? कुछ अचानक ही उनका नाम मंजरेआम पर आया है। मेरे ख्याल में राजा साहब ये सवालात गैर मुनासिब हैं। प्रिंस जो कोई भी हैं, यूँ समझ लीजिए कि यहाँ खामोशी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपने तौर पर। वो अपनी तशहीर नहीं चाहते थे, लेकिन ज़िंदगी के इन तमाम मामूलात से दूर भी नहीं रहा जा सकता। मैंने बहुत अरसे बाद उन्हें इजाज़त दी है। आपने? करण सिंह ने प्रिंस जोगिंदर को देखते हुए कहा। जी हाँ, मैंने। आपका कुंवर शंकर से क्या ताल्लुक़ है? लोग मुझे उनका तलीक भी समझते हैं, और इसके अलावा मैं उनके बहुत करीबी रिश्तेदारों में से भी हूँ। इससे ज़्यादा आप कुछ बताना पसंद करेंगे? नहीं राजा साहब, इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। ये सब कुछ मैंने आपसे अर्ज़ किया है सिर्फ इस बिना पर कि आप यहाँ तशरीफ़ लाई हैं। आप इतनी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं, मैं आपसे बहुत मुतासिर हूँ। अच्छा, कम अज़ कम ये तो बता दीजिए प्रिंस जोगिंदर कि उन पर सारा हक सिर्फ आप ही का है, जो कुछ और लोग भी उन्हें अपनी मलकियत समझ सकती हैं? राजा करण सिंह ने किसी कदर शगुफ्ता अंदाज में कहा। बराहे करम वजाहत फरमाइए। भाई दरअसल उनके खेल ने हम लोगों को इस कदर मोह लिया है कि मुझे ख़ास तौर से उनसे दिलचस्पी पैदा हो गई है। मैं चाहता हूँ कि ये कुछ दिन मेरे मेहमान रहें। मैं इन्हें अपनी रियासत में ले जाना चाहता हूँ। ओह, अगर कुंवर शंकर पसंद करेंगे तो मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं उन्हें हर जगह नहीं भेज सकता हूँ, लेकिन राजा साहब आपकी शख्सियत बहुत बड़ी है, आपसे किसी तरह मैं इनकार भी नहीं कर सकता, प्रिंस जोगिंदर ने कहा। क्यों कुंवर साहब, अब आप बताइए कि आप कुछ रोज़ तक हमारे साथ रहना पसंद करेंगे? मकसद यही है कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी कोई ऐसी तब्दीली हो जाए, और इसके अलावा पोलो के खेल में भी एक आध बार हम आपका साथ दें और आपका खेल देखें। रियासत में मैंने एक बहुत ही खूबसूरत पोलो ग्राउंड बनाया हुआ है, और वहाँ अक्सर बहुत बड़े बड़े लोग खेलने आती हैं।
मैं चाहता हूँ आपकी इस तकनीक पर गौर करूँ और उसे अपनाने की कोशिश करूँ। ये खेल मेरी ज़िंदगी का सबसे दिलचस्प खेल है और मैं इससे बड़ी उनसियत रखता हूँ। ताहम अगर आपको इसमें कोई एतराज़ ना हो और आप अपना फ़न दूसरों को ना देना चाहें तो मैं आपको मजबूर ना करूँगा। मैं क्या अर्ज़ कर सकता हूँ राजा साहब? वैसे यहाँ से कुछ दिन निकलने को तो मेरा भी जी चाहता है। मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं ज़रा सी आबो-हवा तब्दील करूँ। अगर मेरे मोहतरम प्रिंस जोगिंदर को कोई एतराज़ ना हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं पहले ही अपनी राय दे चुका हूँ, इसलिए मुझे वाक़ई कोई एतराज़ नहीं है। ये तो बड़ी अच्छी बात हुई। मैं तो सोच रहा था कि इस मरहले के लिए मुझे ख़ासी मुश्किलात से गुज़रना होगा। ये बात तो मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने पहले दिन ही तय कर ली थी कि हम एक लंबे अरसे के लिए कुंवर शंकर को अपना मेहमान रखेंगे और उनके साथ सैर-ओ-शिकार करेंगे। बस ये हमको कुछ इस तरह पसंद आए हैं कि इनसे बड़े मुतासिर हो गई हैं। लेकिन हमारा ख्याल था कि कुंवर शंकर हमें अजनबी समझते हुए इतनी अहमियत नहीं देंगे। मैं इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए ख़ास तौर से प्रिंस जोगिंदर आपका भी और कुंवर शंकर आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ। आपने मेरी ये दावत कबूल कर ली, लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि हमें ये इज़्ज़त कब बख्शी जाएगी? राजा साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जिस वक्त भी आप चाहें कुंवर को अपने साथ ले जा सकती हैं। वाह! तो फिर आज शाम ही को हम रियासत रवाना हो रहे हैं। रानी आशावती रियासत जा चुकी हैं और मैंने उनसे वादा किया है कि मैं शाम को वापस आ रहा हूँ। मैंने ये सोचा था कि अगर आपने इस वक्त ये मौका नहीं दिया तो मैं फिर रियासत से वापस आऊँगा और कुंवर शंकर को अपने साथ ले जाऊँगा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी वक्त है, कुंवर साहब तैयार हो जाएंगे। आप इन्हें ले जा सकती हैं, प्रिंस जोगिंदर पाल ने कहा। वही, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे हैरत अंगेज तौर पर इज्जत बख्शी गई है। मैं एक बार फिर इसके लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, राजा साहब ने कहा और उठ खड़े हुए। राजा साहब कुछ जुल्पानी, प्रिंस जोगिंदर ने कहा। प्रिंस, महसूस न करना, बहुत से काम हैं। प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात करनी है। कुछ निजी ज़रूरतें हैं जो उनके ज़रिए पूरी करना चाहता हूँ। चुनांचे अगर आप महसूस ना करें तो इस वक्त मुझे इजाज़त दें, जैसी आपकी मर्ज़ी, प्रिंस जोगिंदर ने कहा। थोड़ी देर के बाद हम दोनों ने राजा साहब को बाहर आकर रुखसत कर दिया। राजा साहब के जाने के बाद प्रिंस जोगिंदर पाल बहुत मसरूर नजर आ रहा था। वापस अंदर पलटते हुए उसने कहा, बड़ी बेचैनी से इंतजार था इस वक्त का। क्या मतलब? मतलब ये कि राजा साहब आए मगर देर से आए, मुझे इंतजार करना पड़ा। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कुंवर शंकर कि ये खेल मैंने राजा करण सिंह ही को मुतवज्जा करने के लिए किया था और अब वो हो चुका है जिसके लिए मैंने अब तक हंगामा खेजियाँ की हैं। मगर प्रिंस जोगिंदर, तुमने मुझे ये नहीं बताया कि वहाँ जाकर मुझे क्या करना है। कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, सिवाय इसके कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए मुकाम बनाओ। जितना अरसा मुमकिन हो सके वहाँ रहो। यह अरसा जितना तवील हो बेहतर है। मैं तुमसे ज़रूरत पड़ने पर राब्ता कायम करूँगा। किसी न किसी ज़रिए से तुम्हें मेरे बारे में इतला मिलती रहेगी। दरअसल मैं तुम्हें राजा करण सिंह की रियासत में पहुँचाना चाहता था। ये नहीं बताओगे कि मुझे वहाँ क्या करना है? मैंने कहा ना कुंवर शंकर, कि तुम वहाँ कुंवर शंकर की हैसियत से रहोगे। तुम्हारे जहन में कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए तुम परेशान हो। जो कुछ मैंने तुम्हें बताया है वही तुम ज़रूरत पड़ने पर वहाँ बताओगे। इसके बाद तुम्हारा अपना काम ख़त्म हो जाता है, फिर बाकी सारा काम मेरा होगा। और अगर वो लोग मुझसे कोई काम लेना चाहें तो वो लोग जो कुछ भी चाहें तुम उसे अपने जहन में रखना। तुम नाप तोल कर सकते हो। ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सी चीज़ तुम्हें नुकसान पहुँचा सकती है और कौन सी फ़ायदा। और अगर कोई ऐसी मुश्किल भी पेश आई कि कोई चीज़ तुम्हें नुकसान पहुँचाने का बायस हुई और तुम उसे करने पर आमादा हो गए तो फिर इत्मीनान रखो, मैं तुम्हें वो नहीं करने दूंगा। मेरी हज़ारों आंखें वहाँ तुम्हारी निगरानी करेंगी। इस तरफ से बेफिक्र रहना कि वहाँ तुम्हें कोई मुश्किल या खतरा पेश आ सकता है। मैं सनसनीखेज निगाहों से प्रिंस जोगिंदर को देखने लगा। जोगी बाबा मेरे लिए हमेशा ही पुरस्कार रहे थे। तवील अरसा हो गया था मुझे उनके साथ रहते हुए, लेकिन वो मेरी समझ में नहीं आ सके थे। मैंने उनसे आज तक ये सवाल नहीं किया कि उनकी ज़िंदगी में वो कौन सा राज है जिसे वो मुझसे भी छुपाए हुए हैं। मुझसे, जिसे वो अपना सब कुछ समझते और कहते हैं। बाहर तौर एक आदमी जो हर तरह से मेरे लिए काबिल एतमाद, काबिल भरोसा और सही मायनों में मोहसिन साबित हो रहा था। अगर कोई बात मुझसे पोशीदा भी रखना चाहता है तो यही मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसे कुछ बताने के लिए मजबूर ना करूं। चुनाचे मैं खामोश हो गया। इसके बाद प्रिंस जोगिंदर मेरे लिए तैयारियों में मसरूफ़ हो गया। बहुत उम्दा लिबास थे मेरे पास, वाकई शहजादों के से लिबास थे, लेकिन इसके बावजूद प्रिंस जोगिंदर ने बाजार जाकर कुछ खरीदारी भी की। मुझे वो अपने साथ नहीं ले गया था। वापस आया तो लदा फुंदा हुआ था। उसके साथ जो सामान था उसे देखकर मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। इंतहाई कीमती सामान था। दुनिया की कौन सी चीज़ थी जो उसने मुझे लाकर ना दे दी थी। उसने कहा था कि रियासत में जाकर कहीं यूं महसूस ना हो कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी है। मुझे शहजादों की सी शान से वहाँ रहना चाहिए। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, जो कुछ तुम कर रहे हो जोगी बाबा, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए मैं इस पर एतराज़ भी नहीं कर सकता। तुम्हारी मर्जी, जो चाहो बना दो मुझे, मैं भला क्या कह सकता हूँ। मैं तुम्हें जो कुछ बना रहा हूँ उससे बहुत मुतमईन और मसरूर हूँ, और जो कुछ तुम बन जाओगे उससे तुम भी मुतमईन और मसरूर रहोगे। लेकिन मेरा मकसद, मेरा मिशन, वो मुझ पर फ़र्ज़ है। यूँ समझना कि जब हम अपना अपना मुफाद हासिल करने के लिए एक दूसरे के सामने आएंगे
तो ये वो वक्त होगा जब मैं तुम्हारे लिए वो कर चुका हूँगा जो तुम चाहते हो और तुम मेरे लिए वो जो मैं चाहता हूँ। अच्छी शर्त है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और प्रिंस जोगिंदर भी मुस्कुराने लगा। हाँ शंकर, अच्छी शर्त है, लेकिन यूं समझो कि हमारी जिंदगियों के लिए बेहद ज़रूरी है। युकाबा और शाओलिन के बारे में मैंने पूछा तो प्रिंस जोगिंदर ने कहा, मैंने जानबूझकर उन दोनों के तस्करे को गोल कर रखा है। अगर राजा करण सिंह खुद उनके बारे में कहे तो ठीक है, हम उनको भेजने की जिद नहीं करेंगे। मैं खामोश हो गया। शाम को 5 बजे राजा साहब पहुंच गए। मैं उस शख्स की खुद में दिलचस्पी महसूस कर रहा था, लेकिन मेरा जहन इस हकीकत को जानने में नाकाम रहा था कि मसला क्या है। प्रिंस जोगिंदर तो किसी खास मकसद के तहत ये सब कुछ कर रहा था, लेकिन राजा करण सिंह के दिल में क्या था? कुंवर साहिब तैयार हैं? राजा करण सिंह ने पूछा। हाँ। एक बात मैं पूछना भूल गया। क्या राजा साहब? ये दोनों बॉडीगार्ड्स भी साथ जाएंगे? आप प्रिंस को मेहमान बनाएंगे, ये फैसला भी आप ही करेंगे राजा साहब, प्रिंस जोगिंदर ने कहा। रियासत में कुंवर साहब का मेज़बान मैं हूँगा, इसलिए बॉडीगार्ड की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन अगर कुंवर साहब चाहें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। नहीं, ये सिर्फ आप पर मुनहसर है। ले चलें, इन्हें भी कोई हर्ज नहीं, राजा साहब ने कहा। शाओलिन और योकूबा तैयार थे। मेरे जाने की खबर सुनकर वो दोनों उदास हो गए थे। उन बेचारों को भी मुझसे उनसियत हो गई थी और अब ये मुझसे दूर रहना नहीं चाहते थे, इसलिए अपने चलने की खबर सुनकर वो खुश हो गई। और फिर प्रिंस जोगिंदर ने हमें रुखसत किया। राजा साहब ने कहा, मैं तुम्हें मेहमान बनाकर ले जा रहा हूँ, लेकिन वापसी की कोई शर्त नहीं। अब ये आपके सुपुर्द हैं राजा साहब, जब तक दिल चाहे इन्हें अपने साथ रखें, जोगिंदर पाल ने जवाब दिया। वैसे आप जब भी चाहें रियासत आ सकते हैं, राजा साहब ने जोगिंदर पाल से हाथ मिलाया और इसके बाद मैं उनके साथ उनकी शानदार कार में बैठ गया, जिस पर रियासत का झंडा लहरा रहा था। पीछे 2 गाड़ियां और आ रही थीं। अचानक मुझे ख्याल आया, बड़ी दिलचस्प बात थी, अब तक ना प्रिंस जोगिंदर ने मुझे राजा साहब की रियासत का नाम बताया था और ना मैंने पूछा था। अब मुझे ख्याल आया तो मैं चौंक पड़ा। एक दिलचस्प बात कहूँ राजा साहब? जी, राजा करण सिंह मुस्कुराकर बोले। मुझे अभी तक आपकी रियासत का नाम नहीं मालूम। अरे वाकई ताजुब है, प्रिंस जोगिंदर ने भी कभी जिक्र नहीं किया। राजा साहब बदस्तूर मुस्कुराते हुए बोले, कभी नहीं। भाई, इससे ज़्यादा दिलचस्प बात हो ही नहीं सकती। हमारे मेहमान बनकर जा रहे हैं, लेकिन आपको ये तक नहीं मालूम कि हम कौन हैं। जिस रियासत आप जा रहे हैं उसका नाम बेरी खेड़ा है। छोटी सी रियासत है, लेकिन आपको पसंद आएगी। मुझे हंसी आ गई। क्यों? राजा साहब ने पूछा। मैंने इससे कबल इस रियासत का नाम भी नहीं सुना, मैंने जवाब दिया और राजा करण सिंह कहका मारकर हंस पड़ा। हकीम असगर अली साहब ने मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखा और फिर बोले, क्यों मियाँ, और सुनोगे मेरी दास्तान? मैं उनके अल्फाज पर चौंक पड़ा और खाली खाली निगाहों से उन्हें देखने लगा। हकीम साहब बदस्तूर मुस्कुरा रहे थे, फिर वो बोले, मियाँ यहाँ खोए हुए हो, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने। जी, मैं बौखला गया। पहले तुम वापस आ जाओ, उसके बाद बात होगी। आपने क्या फरमाया था? अर्ज कर रहा था कि मेरी फजूल गोई से परेशान नहीं हुए अभी तक। सोच रहे होगे कहाँ कहाँ की दास्तानें सुनाने बैठ गया। बात शुरू हुई थी पुरिसरार उलूम से और पहुंच गई कहाँ? नहीं हकीम साहब, ये कहानी तो दुनिया की सबसे अनोखी दास्तान है। मैं तो इस माहौल में खो गया था, सब कुछ मेरी निगाहों के सामने हो रहा था। आप मुझे इस दुनिया से घसीट लाए। गोया तुम पूरी दिलचस्पी ले रहे हो मेरी दास्तान में, 100%। देखो मियाँ, मैंने सारी ज़िंदगी अपनी कहानी अपने सीने में दबाए रखी है। दिल चाहता था कि किसी को अपने बारे में बताऊं, लेकिन कोई ऐसा रफ़ीक ना मिला। तुम्हारे अंदर तजस्सुस पाया तो दिल चाहा कि अपने सीने के पोशीदा राज उगल दूं। हर कहानी के सुनाने के 2 अंदाज होते हैं। तुमने मेरे बारे में मालूम करना चाहा। मुख्तसरन मैं तुमसे कह सकता था कि मियाँ फुलां फुला से मैंने इल्म सीखा और अब अल्लाह का फजल है, कहानी ख़त्म। मगर वो कहानी ना होती, अपने आप से अपने माजी से उकताहट की बात होती। मगर मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी के हर पहलू से रोशनास कर रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में कैसे कैसे अनोखे मोड़ आए, सबके बारे में तुम्हें बता रहा हूँ। आपकी कहानी बहुत अजीब, बहुत दिलचस्प है हकीम साहब, मैं इसे सुनने के लिए बेचैन हूँ। ओ, अगर ये बात है तो ठीक है। हाँ, तो दास्तान कहाँ तक पहुँची थी? राजा करण सिंह और कुमारी आशावती आपको लेकर चल पड़े थे, मैंने उन्हें याद दिलाया। हाँ, और राजा करण सिंह ने मुझे बेरी खेड़ा का नाम बताया था। जी हाँ, उसी जगह। और राजा कहका मारकर हंस पड़ा। बिल्कुल, राजा करण सिंह के इस तरह हंस पड़ने की कोई वजह नहीं थी। मैंने उसकी हंसी पर गौर किया, लेकिन कोई बात समझ में नहीं आई। बहरहाल तवील सफ़र के बाद हम बेरी खेड़ा पहुंच गए। जदीद तरीन रियासत थी। सरसब्ज व शादाब सड़कों पर दरख्त लगे हुए थे। जगह जगह बागात नजर आ रहे थे, जिससे अंदाज़ा होता था कि ये इलाका बहुत सरसब्ज है और यहाँ के रहने वाले शजरकारी और गुलकारी के शौकीन हैं। कैसी लगी हमारी रियासत? राजा साहब ने पूछा। बहुत खूबसूरत है, मैंने जवाब दिया। थोड़ी देर के बाद हम खेड़ा महल पहुंच गए। पुराने तर्ज का एक हसीन महल था। वसी और इस लॉन जिसमें चारों तरफ दरख्त झूल रहे थे, सफ़ेद पत्थरों से मुज़य्यन फर्श। हम लोग महल में दाखिल हो गए। मेरी क़यामगाह एक शानदार कमरे में बनाई गई थी। सब लोग मेरी पजीराई में लगे हुए थे। महल का माहौल बहुत खुशगवार था। आज आराम का दिन था, इसलिए कोई ख़ास बात न हुई। लेकिन रात के खाने पर राजा साहब ने अफसोस भरे लहजे में कहा, कुंवर शंकर, मैं बदनसीब इंसान हूँ कि आपको अपना मेहमान बनाने के बावजूद ज़्यादा वक्त आपके साथ न गुजार सका। मैं नहीं समझा राजा साहब।
एक ज़रूरी काम निकला है और मुझे उसकी अंजामदही के लिए काफ़ी लंबा सफ़र करना होगा। राजा करण सिंह ने कहा। लंबा सफ़र, मगर कहाँ का? दूर दराज जाना है कुंवर शंकर, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जल्द वापस आ सकूं। रानी आशावती से इस मौजू पर बातचीत हो चुकी है, वो खुद मेरे जाने से मगमूम है, ख़ास तौर से ऐसे वक्त जबकि आप यहाँ आए हुए हैं। हमारा तो ख्याल था कि हम यहाँ बहुत से सैर व तफरी के मंसूबे बनाएंगे, लेकिन बस जिसकी तकदीर में जो होना होता है वही होता है। आप जब तक दिल चाहे यहाँ रहें। मैं जितनी जल्दी भी मुझसे मुमकिन हो सका वापस आने की कोशिश करूँगा, और वापस आने के बाद हम ये कसर पूरी कर लेंगे। अगर मेरा जाना बहुत ज़रूरी ना होता तो मैं कभी आपको इस तरह छोड़ कर ना जाता। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन जाहिर है मजबूरियाँ इंसान को ऐसे कामों पर मजबूर कर देती हैं जिन्हें वो दिल से नहीं चाहता। मुझे कोई शिकायत नहीं है, आप जा सकती हैं। रानी आशा, कुंवर शंकर मेरे मेहमान हैं, मेरे खास मेहमान, और तुम जानती हो कि मेरे खास मेहमानों को किस तरह सैर व तफरी कराई जाती है। इन्हें यहाँ कोई शिकायत ना हो। आशावती ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। तो आप कब चले जाएंगे यहाँ से? मैंने सवाल किया। बस ये हमारी आखिरी मुलाकात है कुंवर शंकर। रात के किसी समय यहाँ से निकल जाऊंगा, राजा करण सिंह ने कहा, और मैंने जवाबन गर्दन हिला दी। बाहर निकला तो दोनों ढीठ लड़कियां दरवाजे के पास मौजूद थीं। पता नहीं क्यों उन्हें देखकर मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। उनमें से एक ने मुस्कुराते हुए कहा, आइए कुंवर जी, महारानी आशा कुमारी आपका इंतजार कर रही हैं। मैं संजीदगी से इनके साथ चल पड़ा और थोड़ी देर के बाद इस कमरे में पहुंच गया जहां सुबह के नाश्ते का बंदोबस्त किया गया था। नाश्ते की मेज़ बहुत लंबी थी, उसके सिरे पर आशावती बैठी हुई थी, बाकी मेज़ खाली थी। पूरी मेज़ नाश्ते से भरी हुई थी। बाहर तो और ये रियासतों की बातें थीं, और मुझे इनमें से किसी पर एतराज़ करने का कोई हक नहीं था। आशावती ने खड़े होकर मेरा खैर मकदम किया और मुझे करीब आने का इशारा किया। फिर एक मुलाजिम ने कुर्सी मेरे लिए घसीट दी और मैं बैठ गया। ठीक है, तुम जाओ, कुमारी आशावती ने नौकर से कहा, और वो चला गया। उसने नाश्ते के कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था। इस दरवाजे को बंद करने की वजह मेरी समझ में नहीं आई। मैंने मुस्कुराते हुए नाश्ते की मेज़ को देखकर कहा, इतनी तवील मेज़ और नाश्ता करने वाले हम सिर्फ दो अफराद ना कहें कुंवर शंकर, यूं कहें कि पूरा संसार यहाँ मौजूद है। पूरा संसार? मैंने दिलचस्प निगाहों से उसे देखा। हाँ, मेरे मन में आपकी हैसियत एक संसार ही की सी है, कुमारी आशावती ने जवाब दिया और हंस पड़ी। मैंने उसके इन अल्फाज को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया था। इसके बाद हम नाश्ते में मसरूफ़ हो गए। नाश्ते से फरागत में ज़्यादा देर नहीं लगी, लेकिन कुमारी आशावती का वहाँ से उठने का कोई इरादा नहीं था। और कुछ लो कुंवर? नहीं बस शुक्रिया, मैंने जवाब दिया। कैसी अजीब बात है, राजा करण सिंह ने आपको मेहमान बनाया और खुद गायब हो गए। अरे नहीं, ऐसी क्या बात है? जाहिर है करण जी को कोई ऐसा ही काम पेश आ गया होगा। ऐसा ही काम? कुमारी आशा ने कहा और फिर हंस पड़ी। क्यों, इसमें हंसने की क्या बात है? बस ऐसे ही, उसने कहा, अंदाज में शरारत थी। मैं उसकी आंखों में देखने लगा, वो भी बेबाकी से मुझे देख रही थी। इसके बाद मुझे मेरी ख्वाबगाह में पहुंचा दिया गया। ख्वाबगाह में पहुंचकर मैं इन हालात के बारे में गौर करने लगा। हकीकत यह थी कि मैं अपनी उम्र से काफ़ी आगे बढ़ गया था। जो तजुर्बात ज़िंदगी ने दिए थे और प्रिंस जोगिंदर ने जो कुछ मुझे सिखाया था, उसके तहत वो सब कुछ समझ सकता था जो मेरी उम्र के दूसरे लोग नहीं समझ पाते। राजा करण सिंह का रवैया शुरू से ही मशकूक लग रहा था, लेकिन प्रिंस जोगिंदर या जोगी बाबा भी किसी से कम नहीं थे। उन्हें मुझसे क्या काम आ पड़ा था और उन्होंने मुझे रियासत बेरी खेड़ा क्यों भेजा था, ये बात अभी तक से गैराज में थी। और सच्ची बात यह है कि अभी इसका हल तलाश करना मेरे जहन की बात नहीं थी। ताहम प्रिंस जोगिंदर के इतने एहसान थे मुझ पर कि वो मुझसे कोई भी काम लेता इससे इनकार की जरूरत नहीं कर सकता था। रात के किसी समय में मुझे नींद आ गई। ये सोचते हुए कि मुझे आइंदा क्या करना है, दूसरी सुबह नाश्ते के लिए दो खादमाओं ने जगाया। अच्छी शक्ल सूरत की मालिक थीं और रियासती लिबास पहने हुए बड़ी हसीन लग रही थीं। उनकी शौक आंखें मेरे चेहरे पर जमी हुई थीं। मैं बौखलाए हुए अंदाज में उठ गया। उनके चेहरे का तासुर न जाने कैसी कैसी कहानियां सुना रहा था। बाहर तौर मैंने सहमी हुई सी निगाहों से उन्हें देखा तो उनमें से एक मुस्कुराकर बोली, कुमार जी उठिए, समय काफ़ी हो गया है। रात को ना जाने क्या क्या सुंदर सपने देखते रहे कि सुबह को जल्दी आंख ना खुल सकी। सब लोग जाग गए? सब जाग गए। आप स्नान कर लीजिए और उसके बाद हमारे साथ चलिए। तुम लोग जाओ, मैं नहा लूंगा, मैंने कहा। और वो दोनों हंसती हुई एक दूसरे को कोनियां मारती हुई बाहर निकल गईं। अजीब बेतुकी लड़कियां हैं, मैंने दिल ही दिल में सोचा और अपनी ख्वाबगाह से मुल्हिका गुसल खाने में घुस गया। मेरे लिए सिल्क कॉटन का एक खूबसूरत लिबास निकाल कर रख दिया गया था। ये लिबास मेरे ही लिबासों में से निकाला गया था, लेकिन इससे पहले मैंने इसे इस्तेमाल नहीं किया था। और ये उन लिबासों में से था जो प्रिंस जोगिंदर ने मेरे लिए मुहैया किए थे। उसने मुझे शहजादा बनाने में कोई कसर ना छोड़ी। मैं दिल ही दिल में उनके बारे में सोचता रहा। लिबास पहनकर फिर एकदम खिलखिलाकर हंसते हुए उसने कहा, पता नहीं प्रिंस जोगिंदर ने आप पर इतना विश्वास कैसे कर लिया। क्या मतलब, मैंने चौंक कर पूछा। नहीं नहीं, कोई खास मतलब नहीं, वो फिर हंस पड़ी। कुमारी जी, आपकी बातें बेहद अजीब लग रही हैं मुझे। बुरी तो नहीं लग रही? उसने सवाल किया। नहीं, बुरी नहीं लग रही, लेकिन जो बात मैं समझ ना पाऊं उससे मुझे उलझन होने लगती है। तो फिर मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैंने आपके ज़हन को उलझावे का शिकार बना दिया। अलबत्ता इतना मैं आपसे ज़रूर कहूंगी कि राजा करण जी गए नहीं, उन्हें भेजा गया है। क्या मतलब?
हाँ, उन्हें यहाँ से भेजा गया है। पर क्यों? लंबी कहानी है ये, लेकिन थोड़ी थोड़ी मालूम होगी आपको। मेरी समझ में तो कोई कहानी नहीं आई। आखिर किसने भेजा है राजा करण सिंह को यहाँ से? मैंने। रानी आशावती ने कहा और एक बार फिर मैं हैरान होकर उसकी सूरत देखने लगा। आपने? हाँ, मैंने। क्यों? इसलिए कि मुझे और आपको तन्हाई नसीब हो जाए। मगर ये तन्हाई आप क्यों हासिल करना चाहती थी? इसलिए कि मेरा काम आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता। आपका काम? हाँ, मेरा काम। क्या काम है आपका? मैंने कहा ना, आहिस्ता आहिस्ता सब मालूम होगा। थोड़ी सी बातें मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। तो फिर बताइए, आपने तो मेरे ज़हन को उलझा दिया है, मैंने कहा और वो एक बार फिर हंस पड़ी। अभी नहीं कुंवर शंकर, अभी नहीं। अभी तो आप रियासत और इसके नवाह की सैर करें। इतनी अच्छी जगह है कि आपको मज़ा आ जाएगा। सैरो शिकार से दिलचस्पी है आपको? दिलचस्पी तो हर चीज़ से है, मगर जहन उलझनों के दरमियान हो तो भला कोई दिलचस्पी कैसे कायम रह सकती है? आप कम अज़ कम कुछ बातें तो मुझे ज़रूर बता दीजिए। पूछिए पूछिए कुंवर जी, हम तो आपको सारी बातें बताने को तैयार हैं। मुझे यहाँ लाने का कोई ख़ास मकसद है? हाँ। वो मकसद किसके मुफाद में है? मेरे। कुमारी आशावती ने जवाब दिया। और मैं एक गहरी सांस लेकर गर्दन हिलाने लगा। गोया आपने अपने मुफाद के लिए करण सिंह को यहाँ से रवाना किया है? हाँ, कुमारी आशावती ने जवाब दिया। अच्छी बात है, अब मैं आपसे कोई बात नहीं पूछूंगा। ऐसा करें कुंवर जी, इस वक्त तो इस बात को जाने दें शाम तक, बल्कि शाम के 4 बजे तक आपको इस बारे में कुछ नहीं मालूम होगा। 4 बजे एक शख्सियत आपसे मुलाकात करेगी और उसके बाद आपके जहन की तमाम उलझनें खत्म हो जाएंगी। वो शख्सियत किसकी होगी? मैंने सवाल किया। अब देखिए ना, आप ऐसे सवालात कर रहे हैं जिनके जवाब बहुत लंबे होते हैं। आइए यहाँ से चलें, मैं आपको महल की सैर कराऊंगी, कुमारी आशावती ने कहा और मैं एक गहरी सांस लेकर उठ गया। महल की शान और शौकत वही थी जो किसी रियासत के महल की होनी चाहिए थी। जगह जगह चौबदार खड़े हुए थे जो रानी आशावती को देखकर गर्दन झुका लेते। हम उनके दरमियान से गुजरकर आगे बढ़ते रहे और दोपहर तक हम ये वसी और रीज महल देखते रहे। रानी आशावती महल के बारे में सारी तफसीलात बता रही थी। ये महल उसका आबाई महल था। इन तफसीलात के दौरान मुझे इल्म हुआ कि दरअसल ये रियासत राजा करण सिंह की नहीं बल्कि कुमारी आशावती की है और उसके बाप से उसे विरसे में मिली है, क्योंकि उसकी बाप की कोई औलाद नरीना नहीं थी। मैंने उससे करण सिंह के बारे में सवाल किया। खुद राजा करण सिंह कहाँ के राजा हैं? मैंने पूछा। और कुमारी आशावती एक लम्हे के लिए मुझे देखकर खामोश हो गई। फिर उसने आहिस्ता से कहा, कहीं के नहीं। क्या मतलब? मुझसे शादी करने के बाद वो राजा बने हैं। ओह, तो गोया ये रियासत तुम्हारी तरफ से उन्हें मिली है? हाँ। इससे पहले राजा करण सिंह कहाँ थे और क्या करते थे? वो रियासत के सेनापति के बेटे हैं, कुमारी आशा ने जवाब दिया। इससे ज़्यादा मुझे उनके मामलात की छानबीन नहीं करनी चाहिए थी, चुनाचे मैं खामोश रहा। दोपहर का खाना भी उतना ही पुरतकल्लुफ़ था। उसके बाद रानी आशावती ने मुझे आराम करने की हदायत कर दी और मैं अपनी ख्वाबगाह में चला गया। रानी आशावती ने मुझे जो तफसीलात बताई थी वो बड़ी ताज्जुब खेज़ थी। और सबसे ज़्यादा ताज्जुब खेज़ बात यह थी कि आखिर प्रिंस जोगिंदर यहाँ कौन सा खेल खेलना चाहता था। बाहर तो और मुझे ख्वाबगाह में गए हुए काफ़ी वक्त हो गया। तकरीबन 3:30 बजे थे कि वही दोनों शौक खादमाएँ मेरे कमरे में दाखिल हो गईं। तैयार हो जाइए कुमार जी, आपके मेहमान आ गए हैं, उनमें से एक ने कहा। ओह। मैंने दीवार पर लगी हुई घड़ी में वक्त देखा। 4 बजने में ज़्यादा देर नहीं रह गई थी। मैं जल्दी से उठा और तैयारियां करने के लिए गुसल खाने में चला गया। ठीक 4 बजे वही दोनों खादमाएँ आईं और उन्होंने मुझे चलने के लिए कहा। वो मुझे महल के एक दूर दराज हिस्से में ले गईं। कुमारी आशावती उस वक्त यहाँ मौजूद नहीं थी। उन्होंने एक दरवाजे के सामने खड़े होकर कहा, अंदर चलिए जाइए, महाराज आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे पता नहीं था कि कौन से महाराज के बारे में कहा जा रहा है। मैं अंदर दाखिल हो गया और अंदर दाखिल होने के बाद मैंने जिस शख्सियत को देखा उसे देखकर मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। ये प्रिंस जोगिंदर ही था, लेकिन जोगी बाबा के रूप में। वह मुकम्मल जोगी ही नजर आ रहा था। मुझे देखकर उसने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाई और मैं उसके पास पहुंच गया। दरवाज़ा बंद कर दो बच्चे, दरवाज़ा बंद कर दो, उसने कहा और मैं मुतहिराना अंदाज में पलटकर दरवाज़ा बंद करने लगा। चंद लम्हात के बाद मैं उसके करीब पहुंच गया। जोगी बाबा आप? ये बात सिर्फ तुम जानते हो कि प्रिंस जोगिंदर और जोगी बाबा दो अलग अलग शख्सियतें नहीं हैं। क्या मतलब? मतलब यह कि कुमारी आशावती भी ये बात नहीं जानती है। लेकिन उसने मुझे आपकी आमद की इतला दी थी। क्या? प्रिंस जोगिंदर या जोगी बाबा चौंक पड़े। हाँ, उसने कहा था कि एक शख्सियत मुझसे मिलने आ रही है। और कुछ? प्रिंस जोगिंदर ने पूछा। नहीं, बस यही कहा था। यह तो कोई खास बात नहीं है, वो शख्सियत मैं ही हूं, लेकिन उसके नज़दीक जोगी बाबा। समझे? बैठ जाओ, प्रिंस जोगिंदर ने कहा और मैं बैठ गया। प्रिंस जोगिंदर की इस वक्त यहाँ आमद मेरे लिए बड़ी ताज्जुब खेज थी। मेरी समझ में यह खेल बिल्कुल नहीं आ रहा था। मेरा जहन अभी इन उलझावों में नहीं उलझा था जो जिंदगी के मामलात से ताल्लुक़ रखती हैं। प्रिंस जोगिंदर ने बैठते हुए कहा, देखो कुंवर शंकर, मैंने तुमसे एक काम के लिए कहा था। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे अपना एक मुफाद वाबस्ता रखता हूँ और इस मुफाद के लिए मैंने तुम्हारा इंतखाब किया था। मैंने तुमसे आज तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन इस सिलसिले में मैं जिस तरह कहूँ इस तरह अमल करना, वरना सारे मामलात ख़राब हो जाएंगे।
मैं आपसे कह चुका हूँ जोगी बाबा कि आपके लिए अगर मेरी जान भी काम आ सकी तो मैं उसे देने से दरेग नहीं करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल तुम्हारी रगों में एक ऐसा खून बोल रहा है जो अपनी मिसाल आप है, वरना आम लोग इन बातों का ख्याल रखते हैं। मगर आपने मुझे शदीद हैरत का शिकार कर दिया है। आप यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हें तमाम सूरत हाल बताने के लिए। अच्छा तो फिर जल्दी बताइए, मैं बड़ा परेशान हूँ। एक कहानी सुनाऊंगा तुम्हें छोटी सी, उसे सुन लो और उसके बाद अमल करो। जी जी फरमाइए। मैं नहीं जानता रानी आशावती ने तुम्हें इस बारे में कुछ बताया है या नहीं, लेकिन उसने ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया था। तुम्हारी यहाँ आमद बेमकसद नहीं है। तुम्हें खास तौर से लाया गया है और इसकी तजवीज़ मैंने ही कुमारी आशावती को पेश की थी। वो मुझ पर अंधा भरोसा रखती है। ओह मगर मामला क्या था? सुनो, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कुमारी आशावती एक राजा की बेटी थी। राजा दीवान सिंह बड़े क्रोफर का राजा था। ये रियासत उसी की है और राजा करण सिंह इस रियासत के वजीर का बेटा था। कुमारी आशावती करण सिंह से मुतासिर थी, या फिर यूं कह लो कि करण सिंह ने अपनी मकसद बरादरी के लिए उसे अपने जाल में फांसा था। राजा दीवान सिंह के दो और बच्चे थे, जिनमें से एक लड़का और एक लड़की थे। ये दोनों बच्चे दीवान सिंह की एक ऐसी बीवी से थे जिसका किसी को पता नहीं। आखिरी वक्त में दीवान सिंह ने इनके बारे में बताया था। उनमें से एक लड़के का नाम भोपत सिंह है और लड़की का नाम कुमारी देविका। कुमारी देविका अपाहिज और भोपत सिंह एक तरह से पंडित बनकर रह गया है। पंडित भोपत सिंह बस साधु का रूप धारे महल के एक हिस्से में पड़ा रहता है और उसका कोई काम नहीं। बस रियासत के टुकड़ों पर उसकी परवरिश हो रही है। रानी ने उसे कोई हैसियत नहीं दी सिवाय इसके कि उसकी जिंदगी परवान चढ़ाई जा रही है। यही कैफियत कुमारी देविका की भी है, लेकिन उसके साथ ही एक और राज भी है। कुमारी आशावती का एक सगा भाई था जो उससे कुछ साल छोटा था। ये सगा भाई उस माँ से था जो रियासत की बाकायदा रानी थी, लेकिन बचपन में ही उसे अगवा कर लिया गया। ये दूसरी बात है कि अगवा करने वालों ने साजिशों की साजिश से बाखबर होकर उसे अगवा किया था, क्योंकि वो रियासत का राजा था। बाहर तौर उस लड़के का कहीं कोई पता ना चला और इसके बाद रानी आशावती को रियासत की रानी बना दिया गया और वजीर के बेटे के साथ उसकी शादी हो गई। राजा करण सिंह और कुमारी आशावती बड़े इत्मीनान से रियासत का कारोबार संभाल रही हैं, लेकिन उनके खिलाफ अजीबोगरीब साजिशें हो रही हैं और वह इन साजिशों को ख़त्म करने के ख्वाहिशमंद हैं और तरह तरह से इस सिलसिले में कोशिशें कर रही हैं, लेकिन साजिशी बेहद खतरनाक हैं। वो आज तक उनके सामने नहीं आ सके। वो कुमारी आशावती को भी ख़त्म कर देना चाहती हैं और उनकी जगह हासिल करना चाहती हैं। कुमारी आशावती ने इस सिलसिले में मुझसे दरख्वास्त की थी और कहा था कि मैं कुछ करूं। मैंने एक तरकीब बताई थी उन्हें और इस तरकीब के तहत खास तौर से राजा करण सिंह और रानी आशावती तुम्हें यहाँ लाए हैं। मुझे? हाँ तुम्हें। मगर मुझे क्यों? तुम्हें इसीलिए लाए हैं कि तुम इस साजिश की बीख कनी कर सको। मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे तो इस सिलसिले में कोई तजुर्बा नहीं। तुम्हारा तजुर्बा मैं हूँ कुंवर शंकर, प्रिंस जोगिंदर ने पुरस्कार अंदाज में कहा और मैं ताज्जुब से उसकी शक्ल देखने लगा। ठीक है, अगर आपकी ये ख्वाहिश है तो मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे क्या करना होगा? आंखें खुली रखनी होंगी। यूं समझ लो इस महल में तुम साजिशों का पता लगवाओगे। ये काम तुम्हारे लिए नया ज़रूर है, लेकिन तुम्हारे दोनों बॉडीगार्ड्स तुम्हारी मदद करेंगे। मैंने तमाम तफसीलात बता दी हैं। क्या शाओलिन और योकूबा को तमाम तफसीलात मालूम है? तमाम तफसीलात नहीं, लेकिन इतना मालूम है कि उन्हें क्या करना है। वह दोनों एक बाकायदा फ़ौज की हैसियत रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर तुम्हारे बहुत काम आ सकती हैं। अब तुम्हारी चालाकी पर मुनहसिर है ये बात कि किस तरह तुम उन साजिशों का पता चलाते हो। तो फिर एक बात और बता दीजिए प्रिंस जोगिंदर। ओ जोगी बाबा कहो मुझे, सिर्फ जोगी बाबा। हाँ जोगी बाबा कि ये साजिशी कौन हो सकती हैं? तुम्हें सभी लोगों का ख्याल रखना है और सभी पर निगाह रखने की ज़रूरत है। साजिशों में भोपत सिंह और उसकी बहन देविका भी शामिल हो सकती हैं, या कोई और भी हो सकता है। ये काम तुम्हारा है। मगर मैंने तो ऐसा काम कभी नहीं किया। मैंने कहा ना, मैं जगह जगह तुम्हारी मदद के लिए मौजूद रहूंगा। कुमारी आशा भी तुम्हारी मदद करेगी। हर शख्स तुम्हारा मददगार होगा, बस तुम्हें उन लोगों का पता चलाना है। ताज्जुब की बात है, आपने ये अनोखा काम मेरे सुपुर्द किया है। मैंने कहा नहीं, इस अनोखे काम के लिए मैंने तुम्हें तरबियत दी है। मेरी आंखें शिद्दत हैरत से फैल गईं। फिर मैंने सरगोशी के अंदाज में पूछा, गोया आपको इस मामले से दिलचस्पी है? ना सिर्फ दिलचस्पी, बल्कि जो खेल मैं खेल रहा हूं वो इन लोगों को भी नहीं मालूम। किन लोगों को? राजा करण सिंह और रानी आशावती को, प्रिंस जोगिंदर ने जवाब दिया और मैं गहरी गहरी सांसें लेने लगा। मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। बेटे अपने दिमाग से मत सोचो, बस अपने जोगिंदर पर भरोसा रखो। जो कुछ कर रहा हूं उसमें तुम्हारा भी मुफाद है और इसका भी, प्रिंस जोगिंदर ने जवाब दिया। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं हो सका प्रिंस जोगिंदर कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। अपने दिल की आग ठंडी करने के लिए, उन 14 सालों को वापस लाने के लिए जो मैंने जेल में गुजारे हैं, समझे तुम? प्रिंस जोगिंदर ने खूंखार लहजे में कहा और इसके बाद मेरी कुछ पूछने की हिम्मत न हुई। तो अब अगर रानी आशावती तुम्हारे बारे में पूछे तो मैं इसका क्या जवाब दूं? यही कि मेरे और तुम्हारे दरमियान ये बात हो गई है और ये जिम्मेदारी तुम्हारे सुपुर्द है कि तुम यहाँ घूम फिर कर साजिशों का पता चलाओ। इसके अलावा यहाँ एक और जगह है, उसका नाम कच्ची सराय है। वहाँ तुम्हारे लिए बंदोबस्त है। वहाँ जाओगे और वहाँ के मालिक से जोगी बाबा के बारे में मालूमात हासिल करोगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। ओह गोया तुम वहाँ रहोगे?
हाँ, मैं उस वक्त तक वहाँ रहूँगा जब तक कि इसकी ज़रूरत पेश आए। लेकिन सुनो, अगर तुम्हें कोई ऐसी वैसी ज़रूरत पेश आ जाए तो बेख खटके कच्ची सराय का रुख कर सकते हो। वहाँ के मालिक का नाम गोपाल दास है। गोपाल दास तुम्हें हर तरह की सहूलतें फराहम करेगा। समझ गए तुम? समझ गया। अब बेटे, सब कुछ तुम्हारी जहानत पर मुनहसिर है कि तुम किस तरह काम करते हो। जोगी बाबा ने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। बस इससे ज्यादा मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई बात नहीं। अपना काम अंजाम दो, जोगी बाबा ने कहा। अब मैं गहरी गहरी सांसें लेता हुआ वहां से बाहर निकल आया। जोगी बाबा ने मुझे एक अजीब से मखमसे में गिरफ्तार कर दिया था। मुझे नहीं मालूम कि इसके बाद जोगी बाबा का क्या हुआ। वो कब चले गए, कहाँ चले गए, कुमारी आशावती से उनकी मुलाकात हुई या नहीं। मैं तो वहां से वापस अपनी ख्वाबगाह में आ गया था और इन मामलात के बारे में सोचता रहा था। लेकिन रात को कुमारी आशावती से मेरी तफसीली बातचीत हुई। खाने के बाद वो चहलकदमी के लिए मेरे साथ बाहर निकल आई और खूबसूरत लॉन पर चहलकदमी करते हुए बोली, अब तो तुम्हारा मन शांत हो गया कुंवर शंकर। मैं नहीं समझा कुमारी आशावती, मैंने कहा। उस शख्सियत से तुम्हारी मुलाकात होगी जिसके बारे में तुमसे कहा था। हाँ, यकीनन तुम्हें इसका इल्म होगा, मैंने जवाब दिया। क्यों नहीं, मैंने तो उसे तुम्हारे पास बुलाया था। जोगी बाबा हमारे लिए बहुत बड़ी शख्सियत रखती हैं। हम उनके फैसलों पर आंखें बंद करके अमल करते हैं। क्या राजा करण सिंह भी जोगी बाबा से वाकिफ हैं, मैंने पूछा। क्यों नहीं, हम दोनों ही उनसे वाकिफ हैं और हम दोनों ही उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। उन्होंने जो कुछ बताया है कुमारी जी, क्या आप इस पर गुफ्तगू करना पसंद करेंगी? क्यों नहीं, कुमारी आशावती ने जवाब दिया। हालांकि मैंने ऐसा काम कभी नहीं किया। ये काम मेरे लिए बिल्कुल नया और अजनबी है। लेकिन अब जो कुछ मेरे सुपुर्द किया गया है उस पर अमल करना मेरा फर्ज है। मुझे ये बताइए कि आपको रियासत में क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? बहुत सी। लोग कहते हैं कि एक औरत को इस रियासत पर राज नहीं करना चाहिए। रियासत किसी मर्द के सुपुर्द की जाए और मैं सिर्फ एक वजीफा ख्वार की हैसियत से जिंदगी गुजार दूं। राजा करण सिंह को वह हैसियत जाहिर है नहीं दी जा सकती जो रियासत के मालिक को हासिल होगी। ये लोग नहीं देते। हालांकि राजा करण सिंह महामंत्री के बेटे हैं और रियासत के अमूर बासानी चला रही हैं। आज तक उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से रियासत चलाई है और कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा जिससे कोई मुश्किलात पेश आए। आपकी अपनी औलाद नहीं है कुमारी जी, मैंने सवाल किया और इस सवाल पर रानी के चेहरे पर एक बदली हुई सी कैफियत नजर आई। फिर उसने सर्द लहजे में कहा, करण सिंह से मेरी शादी सिर्फ एक ज़रूरत के तहत की गई। तुमने महसूस नहीं किया कि मेरी उम्र और उनकी उम्र में बहुत फ़र्क है? हाँ, ये बात तो मैं जानता हूँ। तो फिर और क्या पूछना चाहते हो? औलाद की बात अधूरी रह गई। नहीं, पूरी हो गई है। मेरी कोई औलाद नहीं है, आशावती ने जवाब दिया। ठीक है, बाहर तौर ऐसी कोई खास बात जो मेरे काम आ सके? हाँ, एक खास बात है। वो क्या? रातों को कोई शख्स मुझे अपनी ख्वाबगाह के बाहर चलता फिरता नजर आता है। 3-4 बार ऐसा हो चुका है, लेकिन वो आदमी इतना फुर्तीला और चालाक है कि मेरे आदमियों के हाथ नहीं लग सका। सबसे खास बात यह है कि वो मेरे महल में ही गुम हो जाता है और आस्तीन का सांप सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ओह, तो आपका ख्याल यह है कि अब बात आपकी जिंदगी तक पहुंच गई है, कोई आपको खत्म करना चाहता है? हाँ। क्या आपको इसका यकीन है कुमारी? 100% यकीन है। मेरे खिलाफ कोई साजिश मामूली हैसियत नहीं रखती। मगर आशावती, इस सिलसिले में तो अंग्रेज हुकूमत भी आपकी मदद कर सकती है, क्योंकि आप रियासत की जायज़ वारिस हैं। वो तो ठीक है, मगर मैं किसी अपना दुश्मन समझूं? अगर सिर्फ शुबा की वजह से कुछ लोगों को फंसवा दूं तो मेरा ज़मीर मुझे चैन नहीं लेने देगा। और मुमकिन है किसी बेगुनाह को फंसवा कर मैं उसे मौत के घाट उतरवा दूं, और अगर ऐसा हो गया तो मैं ना सिर्फ अपने ज़मीर के मुजरिम बन जाऊंगी बल्कि इंसानियत के दुश्मन भी कहलवाऊंगी। इस सिलसिले में मैं किसी का नाम कैसे लूं? हुकूमत को बताने के लिए कुछ ना कुछ तो बताना ज़रूरी है। इसलिए मैंने जोगी बाबा से दरख्वास्त की कि वो मेरी मदद करें। तो फिर इस सिलसिले में जोगी बाबा ने क्या कहा? जोगी बाबा ने कहा कि इल्म और दानिश बेशक कारआमद होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही साजिशों का पता चलाना भी बेहद ज़रूरी है। ठीक है कुमारी आशावती, मैं आपके लिए काम ज़रूर करूंगा। आशावती खामोश निगाहों से मुझे देखने लगी। थोड़ी देर के बाद हम दोनों अलहदा हो गए। मैं बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा था। ऐसा काम तो मैंने कभी नहीं किया। पता नहीं प्रिंस जोगिंदर ने इस उलझे हुए काम के लिए मेरी जिम्मेदारी क्यों लगा दी थी। मैं अपने दोनों बॉडी गार्डों से मिला और वो मुझे देखकर खुश हो गए। तुम लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है यहाँ पर, मैंने पूछा। नहीं कुंवर शंकर, हम बिल्कुल ठीक हैं, उन दोनों ने जवाब दिया। तुम्हें इल्म है कि यहाँ तुम्हें किस लिए भेजा गया है? हाँ, हमें इस बात का इल्म हो चुका है। तो तुम लोग तैयार हो? आप जिस तरह भी चाहें हमसे काम ले सकती हैं। ठीक है, मैंने जवाब दिया और फिर वहां से भी निकल आया। महल के दूसरे गोशों में तकरीबन 1 घंटे तक चक्कर लगाता रहा। अपने तौर पर मैंने मुकम्मल जायजा ले लिया था। किसी बैरूनी जगह से रानी की ख्वाबगाह तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। हर जगह मुहाफिजों से मुठभेड़ होने का खदशा रहता था। फिर मैंने एक जगह रुककर एक मुलाजमा को इशारा किया और मुलाजमा मेरे नज़दीक पहुंच गई। भोपत सिंह से कहाँ मुलाकात हो सकती है? मैंने पूछा। इस कमरे में, उसने जवाब दिया। चलो मुझे उसका कमरा बताओ, मैंने मुलाजमा से कहा और मुलाजमा मुझे लेकर चल पड़ी। फिर उसने भोपत सिंह के कमरे की तरफ दूर से इशारा किया और मैंने उसका शुक्रिया अदा करके उसे वापस भेज दिया। अभी मैं कुछ सोच ही रहा था कि कमरे का दरवाज़ा खुला और एक शख्स बाहर निकल आया।
मैंने इस तरह अपना रुख बदल दिया जैसे उसकी जानिब मुतवज्जा ही ना हूं। इसकी ज़रूरत उस शख्स की सूरत देखकर पेश आई थी। वो शक्ल ही से अच्छा आदमी नहीं मालूम होता था। ऐसी शक्ल सूरत के आदमी का रानी आशावती के सौतेले भाई भोपत सिंह के कमरे से निकलना मेरी समझ में नहीं आया। तहाँ मैंने उसके दूर चले जाने का इंतजार किया। मैं अपना काम समझ गया था। प्रिंस जोगिंदर ने खास मकसद के तहत मुझे इस महल में भेजा था। उसने मेरी जो तरबियत कराई थी वो भी शायद इसीलिए थी। लेकिन मुझे ताज्जुब था कि सारे काम उसकी मर्जी के मुताबिक कैसे हो रहे हैं। अगर खुद पर गौर करता तो बड़े अजीब से हालात सामने आते थे। कहाँ मैं और कहाँ ये सारा गोरख धंधा। मैं तो अपनी ही मुसीबत का शिकार था। अगर उस स्टेशन पर वो जोगी बाबा मुझे ना मिल जाता तो शायद मेरी मंजिल कुछ और ही होती। लेकिन वाकयात इसी तरह बनते हैं, कहानियां इसी तरह तख्लीक पाती हैं। और मेरी कहानी भी कदम ब कदम आगे बढ़ रही थी। तुम्हें यकीनन ताज्जुब होगा बकार कि मैं जो मौजूदा शक्ल में नजर आ रहा हूँ, इसका इन वाकयात से क्या ताल्लुक। लेकिन मेरे बच्चे इंसान की कहानियां इसी तरह घुमाव फिराव से खुलती हैं। अगर सीधी सादी किसी कहानी का तस्वुर किया जाए तो यूं समझ लो कि बहुत ही मुख्तसर होती है। पैदा हुए, आराम से बसर की, या तकलीफ व आलाम मसाइब में जवान हुए। जिंदगी का कोई साथी मिला या ना मिला, वालदेन मर गए, बूढ़े हो गए और इसके बाद बुढ़ापे के मुसाइब से गुजरते हुए मौत की आगोश में जा सोए। ये एक ऐसी कहानी है जो हर इंसान की ज़ात से वाबस्ता होती है। अगर हम इसे सुनाने बैठें तो सिर्फ चंद लम्हात इसके लिए दरकार होंगे। लेकिन ज़िंदगी का हर सांस एक नए वाक़या से आशना करता है और ये वाक़यात ही माजी के ख्वाब बन जाती हैं। मैं तुम्हें बेकमोकास्त अपनी पूरी कहानी सुना रहा हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मुझे कैसे कैसे वाक़यात से गुजरना पड़ा। हर चंद के बास जगह के वाक़यात का मेरी ज़िंदगी के इन मामलात से कोई ताल्लुक नहीं जिनमें मैं इस वक्त मुलविस हूँ। मैंने इल्म कहाँ से सीखा और किस तरह सीखा, ये कहानी मेरी दास्तान में आगे आएगी। लेकिन उससे पहले मैं अपने ऊपर बीते हुए वाक़यात तुम्हें सुना रहा हूँ। रानी आशावती के महल में मैं प्रिंस जोगिंदर ही की इमा पर दाखिल हुआ था और बाद में मुझे इसका एहसास हुआ कि प्रिंस जोगिंदर बड़ा ही ज़हीन इंसान था। उसने हालात का तज्जिया पहले ही कर लिया था। मैंने खासा वक्त उसके साथ गुजारा था और इस गुजरे हुए वक्त में उसने मुझे बहुत कुछ बना दिया था। इसमें उसकी अपनी गर्ज भी पोशीदा थी। उसने मुझ पर जो खर्च किया वो 100% उसकी ज़ात से ताल्लुक़ रखता था। बाहर तौर मैं आगे के वाक़यात बताकर कहानी का मज़ा ख़राब नहीं करूँगा। मैं इस वक्त भोपत सिंह के कमरे के करीब मौजूद था और मैंने उस कमरे के दरवाजे में से एक शख्स को बाहर निकलते देखा। जब वो दूर चला गया तो मैं हिम्मत करके भोपत सिंह के कमरे की जानिब चल पड़ा। कमरे के नज़दीक पहुंचकर मैंने कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से बजाया और अंदर से एक आवाज़ आई, कौन है? मैं अंदर आ सकता हूँ? मैंने सवाल किया। आओ, कौन है? अंदर से आवाज़ आई और मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। काफ़ी बड़ा कमरा था लेकिन इसकी सजावट बड़ी ही मामूली सी थी। एक तरफ मर्ग झाला बिछी हुई थी जिस पर एक नौजवान आदमी बिल्कुल खामोश बैठा था। मुझे देखकर उसने गर्दन हिलाई और दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया, जिसका जवाब देकर मैं आगे बढ़ा। मैंने उससे माजरत आमेज लहजे में कहा, इस वक्त तकलीफ की मुआफ़ी चाहता हूँ। कौन हो तुम भाई? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, उस शख्स ने सवाल किया। जी हाँ, यकीनन। मैं रानी आशावती का मेहमान हूँ। चंद दिन पहले यहाँ आया हूँ। आप मुझे यकीनन नहीं जानते होंगे। नाम क्या है तुम्हारा? कुंवर शंकर है मेरा नाम। अच्छा, वैसे आप भी मुझे कोई बड़े ही आदमी मालूम होते हैं जनाब। मैं नहीं जानता कि बड़ा और छोटा क्या होता है। बस राजा करण सिंह ने मुझे अपना मेहमान बनाया और मैं यहाँ पहुँच गया। और अब यहाँ मैं रहते हुए यहाँ मौजूद लोगों के बारे में तमाम मालूमात हासिल कर रहा हूँ। मेहमान हो, मालूमात से क्या वास्ता? उसने सवाल किया। मैं गौर से उसकी शक्ल देख रहा था। बज़ाहिर सीधा सादा आदमी मालूम होता था। आप मुझे मेरे इस हक से महरूम न करें। मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। जानकर क्या करोगे? मैंने कहा ना, मेहमान को इन बातों से क्या फ़ायदा। इसके बावजूद मेरी ख्वाहिश है कि मैं राजमहल के सारे लोगों से वाकिफ़ हो जाऊँ। मेरे बारे में किसी ने बताया होगा तुम्हें? भोपत सिंह ने कहा। नहीं, ये बात नहीं। मुझे बताया गया कि आप रानी आशावती के सौतेले भाई हैं। ये बता दिया गया ना कि हम सौतेले हैं? उसने तल्ख अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, ये बताया गया था मुझे। तो फिर तुम मुझसे मिलने आ गए हो? क्यों, इसमें क्या बात है? क्या रानी साहिबा का सलूक आपके साथ अच्छा नहीं है? हमारे साथ? हम सौतेले हैं भाई और सौतेलेपन के सलूक में फ़र्क आ ही जाता है। लेकिन मेरे ख्याल में रानी साहिबा एक फ़राख दिल खातून है। हाँ, तुम्हारा ख्याल है, मेरा ख्याल नहीं। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या रानी साहिबा से आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं? मैंने पूछा। तुम तो ऐसे सवालात कर रहे हो जैसे हमारी ही खोज में आए हो। देखो दोस्त, तुम अपने दिल में जो कुछ रखते हो, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, और वो ये कि मैं यहाँ मौजूद सारे लोगों के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता हूँ ताकि राजा करण सिंह और रानी आशावती के ढोल का पोल खुल सके। वो क्यों? बस इससे ज़्यादा मैं तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। हमें भी इसकी परवाह नहीं है कि तुम ये सब कुछ क्यों मालूम कर रहे हो। हमारे दिल में भी छाले पड़े हुए हैं। अगर किसी समझने वाले से ये सब कुछ कह दें तो दिल का जख्म तकलीफ नहीं देगा, भूपत सिंह ने कहा। बेशक मैं यही जानना चाहता हूँ। जान लो भाई, हम क्या मना कर रहे हैं। तो फिर बताइए भूपत सिंह, आपके और रानी साहिबा के ताल्लुकात कैसे हैं? हमारी तरफ से तो अच्छे थे लेकिन रानी आशावती ने हमें अपने काबिल नहीं समझा। वो हमसे खौफजदा हो गई। तुम्हें यह भी मालूम होगा कि हमारी एक बहन भी है, कुमारी देविका। कभी थी कुमारी लेकिन अब सिर्फ देविका है, अपाहिज देविका। आशावती को खौफ है कि हम दोनों बहन भाई मिलकर उससे यह सब कुछ छीन न लें।
चुनाचे उसने हमसे हमारी ज़िंदगी और आज़ादी छीन ली है। मेरी बहन के साथ, मेरी अपाहिज बहन के साथ उसने जो रवैया रखा, भगवान की सौगंध, भगवान इसका हिसाब ज़रूर लेगा। भोपत सिंह की आवाज़ लरस गई और मैं सन्नाटे में आ गया। ये तो कोई और ही कहानी थी, एक ऐसी कहानी जो मुझे आजमाइश में डाल सकती थी। अगर रानी के ज़हन में ये बात है तो मुमकिन है वो कोई जाल ही बुन रही हो, एक ऐसा जाल जिसमें वो दोनों बहन भाई फंस जाएं। बहरहाल ये मामला तभी गौर तलब थे। मैं प्रिंस जोगिंदर के अहकामात के तहत सिर्फ ये मालूमात हासिल करके उन तक पहुंचाना चाहता था। तब भोपत सिंह ने कहा, बाहर तो और मनुष्य कुछ भी सोच ले, लेकिन संसार में इंसान का एक आखिरी सहारा ज़रूर होता है, और वो सहारा भगवान का होता है। हमें अपने भगवान पर विश्वास है और यकीन है कि भगवान हमारी सहायता ज़रूर करेगा। मुझे अफसोस है, बेहद अफसोस है भोपत सिंह, कि मेरे सवालात से तुम्हारा दिल दुखा, लेकिन मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ उसके लिए मैं हाजिर हूँ। मैंने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हम भगवान पर भरोसा करने वाले लोगों में से हैं, और अगर हम मुजरिम नहीं हैं तो भगवान हमारी मदद ज़रूर करेगा। बस इससे ज़्यादा मैं तुमसे और कोई बात नहीं करना चाहता। उसने कहा और मैं उसकी तरफ देखने लगा। थोड़ी देर के बाद मैं उसके कमरे से निकल आया। मैं परेशान सा सोचता हुआ चल रहा था कि क्या रानी आशावती इतनी संगदिल हो सकती है। उसके बारे में जो मालूमात मुझे हासिल हुई थी वो बड़ी अजीब सी थी। यहाँ तो एक बाकायदा साजिश चल रही थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि प्रिंस जोगिंदर से इस साजिश का क्या ताल्लुक है। उसने मुझे अपना आलाकार बनाकर इस साजिश के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश क्यों की। रात को काफ़ी देर तक मैं गौर करता रहा, बहुत सोच समझकर काम करना था। चुनाचे इस सिलसिले में मैंने एक और ही प्रोग्राम मुरतब किया। छोटी छोटी बातों से बाज़-औक़ात बड़े बड़े मसाइल हल होते हैं, इसलिए मैंने अपनी सोच पर अमल करना शुरू कर दिया था। मैंने 3 बार उस मुलाज़िमा को देखा जो मेरे कमरे में फूल सजाने आती थी और मेरे दूसरे काम करती थी। जवान सी लड़की थी और चेहरे पर अच्छे खासे शराफत के आसार नजर आते थे। जब वो चौथी बार मेरे सामने आई तो मैंने उसे मुखातिब किया, तुम्हारा नाम क्या है? वो एकदम से ठिठक कर खड़ी हो गई। चंद सानिया मेरी शक्ल देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, सरस्वती सरकार। खूब, तुम्हारा नाम भी तुम्हारी तरह सुंदर है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं सरकार, सुंदर तो आप हैं, सरस्वती ने जवाब दिया। तुम शादीशुदा हो सरस्वती? मैंने उससे सवाल किया और मेरे इस गैर मुतवक्का सवाल पर वो हैरान रह गई। जी सरकार। मगर आपने हमसे ये सवाल क्यों किया? बस ऐसे ही सरस्वती, तुम्हें रात को देखकर ही मेरे जहन में ये सवाल उभरा था। मैंने सोचा था कि तुम मुलाजमा तो नहीं लगती, तुम तो मुझे किसी अच्छे खासे घर की लड़की मालूम होती हो। नहीं सरकार, हम नौकरानी हैं, सरस्वती ने आहिस्ता से कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सरस्वती, इंसान को हर हाल में गुजारा कर लेना चाहिए। बस तुम्हें देखकर ना जाने क्यों मुझे अफसोस हुआ, तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हें बता नहीं सकता, मैंने कहा और दूसरी तरफ रुख कर लिया। मुझे यकीन था कि वो मेरी जानिब देखेगी और यही हुआ, और मैंने हमदर्दी से गर्दन हिला दी। सरकार, हम जो कुछ भी हैं बस आपकी कृपा है कि आपने हमें इस काबिल समझा। तुम कितने अरसे से यहाँ हो सरस्वती? मैंने पूछा। सरकार, बड़े ही यहाँ हुए हैं। ओहो, इसका मकसद है तुम हमेशा से इस महल में रहती हो? हाँ सरकार, हमारी माता और पिता भी यहीं रहते थे। माता जी मर चुकी हैं हमारी, और पिताजी इस महल में माली का काम करते हैं, और हम महल के उस हिस्से में रहते हैं जहाँ दूसरे नौकर रहते हैं। अच्छा अच्छा सरस्वती, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। तुम मुझे बहुत अच्छी लगी, और हाँ बात सुनो, मेरे बारे में किसी गलत फहमी का शिकार मत होना। तुम्हारे अच्छे लगने का मकसद ये नहीं कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बस यूं ही तुम्हारे चेहरे पर मुझे बस शराफत नजर आई कि मेरा दिल तुमसे बात करने को चाहा। बहुत ही धन्यवाद सरकार, आपकी मेहरबानी है, उसने कहा। लो ये रख लो, मैंने जेब से एक नोट निकालकर उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा। नहीं सरकार, आपने जिस हमदर्दी और मोहब्बत से हमसे बात की बस वही हमारे लिए काफ़ी है, पैसों से क्या होता है? सरस्वती ने कहा और मैं गर्दन हिलाने लगा। फिर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि तुम एक अच्छी इंसान हो। बस आपकी कृपा है सरकार। सुनो सरस्वती, क्या तुम इस बात से वाकिफ हो कि रानी जी आजकल बेहद परेशान हैं? हाँ सरकार, हम यहीं तो रहते हैं सारा दिन, और बाज़ औक़ात सारी सारी रात। हमें तो घर जाना ही नसीब नहीं होता, रानी जी की सेवा में हर वक्त रहना पड़ता है, क्योंकि हमें मालूम है कि आजकल वो परेशान है। तुम्हारा क्या ख्याल है सरस्वती? भोपत सिंह जी रानी जी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें या कोई और उनके खिलाफ काम कर रहा है? सरकार, हम तो गरीब आदमी हैं, इन बड़ी बातों को हम क्या जाने। ये भोपत सिंह जी बड़े सीधे साधे आदमी हैं। ज़्यादातर वो भगवान की पूजा ही करते रहते हैं, उनमें कोई बुराई कभी देखी नहीं हमने। हर एक से नरम लहजे में बात करते हैं, हम उनके खिलाफ क्या कह सकते हैं? और उनकी बहन देविका कुमारी, उनका क्या हाल है? उनकी तो बात ही ना करो सरकार। क्यों सरस्वती? बस जी, उन्हें देखकर तो रोना आ जाता है। हमने बड़ी सरकार को तो नहीं देखा, पर कुमारी देविका बहुत अच्छी हैं। लोगों का ख्याल है कि वो बिल्कुल अपनी माँ पर गई हैं। और फिर ये रानी जी, हमें मुआफ़ करना सरकार, रानी जी का सलूक कुमारी देविका के साथ अच्छा नहीं है। ओहो, तुमसे ज़्यादा इस बात को कौन जान सकता है सरस्वती, कि रानी जी देविका से कितनी नफरत करती हैं? ऐसी वैसी नफरत सरकार, बाज़ औक़ात तो रानी जी बहुत ज़्यादती करती हैं। सरस्वती ने कहा और फिर सीने पर हाथ रख लिया। उसके चेहरे पर खौफ के आसार से मटाए थे। सरकार, भगवान के वास्ते हमसे ऐसी बातें ना पूछो, यूं ना हो कि हमारी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाए। देखो सरस्वती, मैंने तुम्हें अच्छा इंसान समझकर ये सारी बातें तुमसे की हैं, तुम मुझ पर विश्वास करो।
जो कुछ बातें तुमने मुझे बताई हैं वो बस मेरे और तुम्हारे दरमियान रहेंगी, इस बात का इत्मीनान कर लो। नहीं सरकार, हम तो आपकी बांदी हैं, हम भला आपकी बात पर कैसे शुबा कर सकते हैं। तो फिर मुझे बताओ, रानी साहिबा देविका कुमारी के साथ क्या करती हैं? सरकार, देविका कुमारी तो एक तरह से कैदियों की जिंदगी गुजार रही हैं। वो महल के एक हिस्से में रहती हैं जहाँ किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। अव्वल तो वो बेचारी माजूर हैं, कोई भी जश्न हो, कोई भी त्यौहार हो, देविका कुमारी को उसमें नहीं बुलाया जाता। यूं भी उन्हें कहीं जाने की इजाज़त नहीं है। कहा यह जाता है कि वो माजूर हैं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है रानी जो उन्हें मारती तक हैं, सरस्वती ने कहा। और मैंने पुरख्याल अंदाज में उस पर नजरें जमा दी। हर कदम पर एक नई मुश्किल से दो चार होना पड़ रहा था। सरस्वती चली गई। ये तमाम इतलात जोगिंदर को पहुंचाना मेरा फर्ज था। मैंने फैसला कर लिया कि इस सिलसिले में देविका कुमारी को भी देख लिया जाए। चुनाचे इस सिलसिले में भी मैंने सरस्वती को ही पकड़ा और थोड़ी देर के बाद मैं महल के उस हिस्से में था जो सबसे अलग थलग था। इससे आगे जाने की इजाज़त नहीं है सरकार, एक चौड़े चकले बदन के आदमी ने मुझसे माजरत अमेज लहजे में कहा। मुझे पहचानते हो? मैंने उससे सवाल किया और वह चौंक गया। सरकार, हमें ये मालूम है कि आप राजा साहब के मेहमान हैं, पर बस हम क्या बताएं, उस जगह हमें मना किया गया है, किसी को जाने न दें। हूँ। और अब भी तुम मुझे वहां जाने से मना करोगे? मैंने जेब से कई नोट निकाल कर उसके सामने बढ़ा दिए। दरबान ने इधर उधर देखा और फिर नोट मेरे हाथ से ले लिए। मगर जनाब, आप वहां क्यों जाना चाहते हैं? बस देविका कुमारी से मिलने का ख्वाहिशमंद हूँ। अच्छी बात है, भगवान की सौगंध किसी को बताइएगा नहीं कि हमने आपको वहां जाने की इजाज़त दी थी। नोट देखकर उसकी तमाम मुदाफ़ियत खत्म हो गई थी। मैं अंदर दाखिल हो गया। खासी बड़ी जगह थी और माहौल भी साफ सुथरा था। मुमकिन है यहाँ मुलाजमाएं बाकायदा सफाई सुथराई का काम करती हूँ। फिर जो लड़की मुझे पुरानी तर्ज के छप्पर कट पर नजर आई उसे देखकर मैं शजदा रह गया। इतनी हसीन थी कि उस पर निगाह नहीं ठहरती थी, लेकिन चेहरे पर ऐसी मायूसी और बेबसी थी कि दिल पसीज जाता। उसके माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। उसने सहमी हुई निगाहों से पहले मुझे और फिर दरवाजे को देखा। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आ गए? उसने सवाल किया। मैं राजमहल में कुमारी आशावती और राजा करण सिंह का मेहमान हूँ। मैं सब लोगों से मिल रहा था, तुम्हारे पास भी आ गया। तुम देविका कुमारी हो ना? हाँ, उसने आहिस्ता से कहा और सिमट कर बैठ गई। वो खौफजदा अंदाज में मेरी तरफ देख रही थी। देविका कुमारी, मैं एक खास मकसद के तहत आपके पास हाजिर हुआ हूँ। आशावती के बारे में तहकीकात हो रही हैं। ख्याल है कि आशावती का तुम्हारे और भूपत सिंह के साथ सलूक अच्छा नहीं है। मुझे बताओ, क्या ये हकीकत है? देखो, मैं इस सिलसिले में कोई बात नहीं करूंगी। मैं कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है उसमें भगवान की मर्जी शामिल है। आप ठीक कहती हैं। मैं आशावती का मेहमान ज़रूर हूँ, लेकिन हकीकत मालूम करने आया हूँ। मेरा ख्याल है आशावती आपको काफ़ी तकलीफ पहुँचाती हैं। आप कैसी बातें कर रही हैं? वो बहुत अच्छी हैं, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन कुमारी देविका, आपके भाई भूपत सिंह ने मुझसे दरख्वास्त किया कि मैं आपसे मिलूं और देखूं कि आपके साथ क्या हो रहा है। ओह भैया, कुमारी देविका ने किस हिचकी सी ली। मैं नहीं जानती भैया क्या करना चाहते हैं, उनकी बातें मेरी समझ में नहीं आती। वो रानी साहिबा के मुखालिफ भी हैं और मुझे भी पसंद नहीं करते। मैं नहीं जानती भैया मेरे लिए क्या करना चाहती हैं। मैंने गौर से कुमारी देविका को देखा। साफ जाहिर था कि उसके दिल का खौफ बोल रहा है। उसके चेहरे के नकूश उसका साथ नहीं दे रहे थे। अगर ये बात है देविका जी, तो कुमारी आशा ने आपको इतना अलग थलग क्यों रखा है? मैं खुद ही लोगों से अलग थलग रहना चाहती हूँ, देविका लरजते लहजे में बोली। इसकी वजह? मैं माजूर हूँ, अपाहिज हूँ। मैं तंदुरुस्त और तवाना लोगों में अच्छी लगूंगी, उसने भराई हुई आवाज में कहा। आपका इलाज क्यों नहीं कराया गया? ये पूछिए, कहाँ नहीं कराया गया? मुल्क भर के डॉक्टरों ने मेरा इलाज किया, लेकिन वह मुझे ठीक नहीं कर सके। मेरी टांगें अब कभी ठीक नहीं हो सकती, मैं कभी खड़ी नहीं हो सकती। आपके माथे पर यह पट्टी कैसी बंदी है? बस वैसे ही गिर पड़ी थी, अक्सर गिर पड़ती हूँ, इसलिए तो मैं लोगों से अलग थलग रहना पसंद करती हूँ। तो कुमारी आशा से आपको कोई शिकायत नहीं है? नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है। अच्छी बात है। जो सलूक हम आपके साथ करना चाहते थे, आप उसकी इजाज़त हमें नहीं दे रही। बाहर तो और हमारी तरफ से इत्मीनान करिए, हम जो कुछ करेंगे वो आपके हक में बेहतर ही होगा। देविका कुमारी ने कोई जवाब नहीं दिया और थोड़ी देर के बाद मैं वहां से बाहर निकल आया। पता नहीं आशावती को मेरी इस हंगामा खेजी की इतला हो गई थी या ये इत्तफाक ही था कि वो मुझे पाएं बाग में मिल गई। मेरी तरफ देखती रही और फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। कहो कुंवर, महल की खूब सैर कर रहे हो, दिल भी लगा या नहीं? क्यों नहीं, सोच रहा हूँ कि यहाँ आया हूँ तो आपको आपके दुश्मनों से निजात दिलाने की कोशिश करूँ। हमारे दुश्मन? आशावती ने उदासी से कहा। हमारे दुश्मन कहीं दूर नहीं है, हमारे सीनों पर ही बैठे हुए हैं। वो बज़ाहिर बेज़रर बने हुए लेकिन अंदर ही अंदर हमारी काट कर रहे हैं। तुमने भूपत सिंह से मुलाकात की? उसने बज़ाहिर सादा से लहजे में सवाल किया। हाँ, मैंने उससे थोड़ी देर कबल मुलाकात की थी, मैंने जवाब दिया। कैसा पाया उसे? बज़ाहिर भूपत सिंह सीधा सादा आदमी मालूम होता है। उसने एक लफ्ज़ भी तुम्हारे खिलाफ नहीं कहा। यह सब उनकी चालाकी है। वो दूसरे लोगों को अपने मन का भेद नहीं देना चाहता। मगर एक बात उन्होंने ज़रूर कही। वो क्या? रानी आशावती ने सवाल किया। वो ये कि तुम्हारा सलूक उनकी बहन देविका के साथ अच्छा नहीं है, मैंने कहा। रानी के चेहरे पर एक दर्द अंगेज तासुर फैल गया। हाँ, लोगों का यही ख्याल है। हालांकि मुझे उससे इतनी हमदर्दी है कि मैं इसका इजहार नहीं कर सकती।
मैं किसी के सामने अपनी सफाई पेश करना नहीं चाहती। तुम देविका से भी तो मिलो, उससे पूछो कि मेरा सलूक उसके साथ कैसा है। मैं उससे मिल चुका हूँ। मिल चुके हो? रानी आशावती ने हैरत से पूछा। हाँ, मिल चुका हूँ। मगर इसमें इस कदर हैरान होने की क्या बात है रानी आशावती? नहीं, जाहिर है ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा मकसद ये था कि तुमने बहुत जल्द सबसे मुलाकात कर ली। हाँ रानी आशावती, मैं काम के मामले में तसाहिल नहीं बरतता। और फिर आपको मालूम है कि मुझे ये सारी मालूमात जोगी बाबा तक पहुंचानी है। हाँ, और सच्ची बात यह है कि उसने भी आपकी कोई शिकायत नहीं की। मैं उसे शिकायत का कोई मौका दूं भी तो? आशावती ने जवाब दिया। मैं खामोशी से आशावती की शक्ल देखता रहा। काफ़ी देर तक मैं सोचता रहा। फिर मैंने आशावती से पूछा, एक बात पूछूं कुमारी आशा, जवाब दोगी? 100 पूछो, कौन जवाब नहीं देगा। मैंने यहाँ आकर जो हालात देखे हैं वो बड़े अजीबोगरीब हैं, और सच्ची बात तो यह है कि मेरा दिमाग काम करना छोड़ चुका है। मैं एक सीधा साधा पोलो का खिलाड़ी, अपने हाल में मस्त रहने वाला, मुझे आखिर यहाँ क्यों लाया गया है? इन सारी बातों से तुम्हारा मकसद क्या है? रानी आशावती ने कहा। मकसद तो मेरा कुछ नहीं रानी आशावती, मैं तो सिर्फ यहाँ अपनी आमद की वजह जानना चाहता हूँ। तो क्या तुम्हें अपनी आमद की वजह मालूम नहीं है? बहुत मामूली सी वजह मालूम है, मैंने जवाब दिया। तो ठीक है, इस मामूली वजह में इतना इजाफा और कर लो कि जोगी महाराज मेरे मेहरबान हैं और वो मुझे इन मुसीबतों से निकालना चाहती है। उनसे मेरी मुलाकात बहुत पहले हुई थी और उन्होंने ही तुम्हारी निशानदेही की थी। सच्ची मानो तो मैंने तुम्हें तलाश करने के लिए काफ़ी जतन किए हैं। फिर मैंने तुम्हें पोलो के खिलाड़ी की हैसियत से देखा। राजा करण सिंह भी तुमसे मुतासिर हो गए और जोगी महाराज ने भी मुझे यही खबर दी कि वो आदमी तुम ही हो जिससे मेरा काम हो सकता है। सो मैंने तुम्हें यहाँ लाने के लिए जिद्दोजहद शुरू कर दी। लेकिन अच्छी बात यह हुई कि खुद राजा करण सिंह भी तुम्हारी तरफ मुतवज्जा हो गए। उन्होंने खुद तुम्हें यहाँ आने की दावत दे दी और इसके बाद खुद यहाँ से चले गए। वो एक ज़रूरी काम था, इसमें किसी भेद की बात नहीं। अच्छा अच्छा, मुझे एक बात का जवाब और दो कुमारी। हाँ पूछो। क्या तुम्हें राजा करण सिंह पर शोभा है? मेरे इस सवाल पर कुमारी आशावती खामोश हो गई। थोड़ी देर तक वो गर्दन झुकाए कुछ सोचती रही, फिर बोली, देखो कुंवर जी, मैंने तुम्हें बड़े मान से यहाँ बुलाया है। तुम मेरे लिए यहाँ आए हो और जोगी महाराज की आज्ञा से आए हो। मेरे लिए कोई ऐसा बीज ना बो देना जो मेरे लिए मेरी जान का कातिल बन जाए। नहीं कुमारी आशा, मुझसे इस बात की तवक्को रखती हो तुम? नहीं रखती, पर क्या करूं, दुनिया ने बड़ा डरा दिया है। मुझसे ना डरो, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मैं तुम्हारी मुश्किलात का हल दरियाफ्त करके यहाँ से जाऊंगा। भगवान करे ऐसा ही हो। रानी आशावती, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। राजा करण सिंह के बारे में? हाँ कुंवर, मुझे राजा करण सिंह पर एतबार नहीं है। दरअसल यहाँ के मामलात बड़े उलझे हुए हैं। राजा करण सिंह जी महामंत्री के बेटे हैं, लेकिन उनसे मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ कराई गई थी। लेकिन मुझे ये तो बताया गया था कि वो मेरा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मैं नहीं जानती कि वो किस तरह मेरा तहफ़्फ़ुज़ कर रही हैं, लेकिन एक बात उनके मन में ज़रूर है। वो क्या? दरअसल हमारी औलाद नहीं हुई। राजा करण सिंह चाहते हैं कि उनके औलाद आने वाले वक्त में इस रियासत की मालिक बने, और मैं औलाद वाली नहीं हूँ। चुनाचे वो मुझे रास्ते से हटाकर खुद ये रियासत हड़प करना चाहती हैं। ये खबरें मुझे मुख्तलिफ लोगों से मिली हैं और मैंने इनकी खूब छानबीन की है। देखो कुंवर जी, मरना तो मैं भी नहीं चाहती और ना ही ये चाहती हूँ कि मेरी रियासत मुझसे छिन जाए, और इसका हक तो मुझे भी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बस तो ये समझ लो कि ये सारा खेल है। मगर इस खेल में भूपत सिंह और कुमारी देविका कहाँ से शामिल हो गए? ये दोनों भी राजा करण सिंह के बहकाए हुए हैं। राजा करण सिंह उन्हीं के कांधों पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं। गोया तुम्हें उनकी तरफ से भी शुबा है। अब तुमने पूछ ही लिया तो मैं इनकार भी नहीं कर सकती, कुमारी आशावती ने कहा। वो उदास हो गई थी। मैं काफ़ी देर तक उसके पास बैठा गुफ्तगू करता रहा। इस सारी गुफ्तगू में मैंने एक अजीब सा नतीजा अखज़ किया। ये सारा खेल इतना उलझा हुआ था कि मेरे दिमाग की चूलें हिलकर रह गई थीं। मैं तो अपने ही चक्कर में था, ये नए चक्कर मेरे सामने आ गए थे। रात को अपनी ख्वाबगाह में था कि मुझे एक मुलाजिम ने एक रुक्का ला कर दिया। मुलाजिम ने बताया कि ये रुक्का एक आदमी ने उसे दिया था और कहा था कि इसे मेहमान के पास पहुंचा दो। ओह, तुमने रानी आशावती को नहीं दिया ये रुक्का? मैंने रुक्का लाने वाले से पूछा। नहीं महाराज, मुझे मना कर दिया गया था कि ये किसी को ना दूं, मुलाजिम ने जवाब दिया। मैं समझ गया कि इस अहकाम की पाबंदी नोटों ने कराई होगी। बाहर तो और मैंने रुक्का ले लिया और मुलाजिम बाहर चला गया। रुक्का पड़ा तो उसमें लिखा था, कल 10 बजे कच्ची सराय में मुझसे मिलो, जोगी बाबा। रुक्के में बस इतनी ही तहरीर थी। मैंने उसे फाड़कर पुर्जे पुर्जे कर दिया। सचमुच मैं जोगी बाबा से मिलना चाहता था, लेकिन मुलाजिम के हाथ से इस तरह पर्चा भेजना खतरनाक भी हो सकता था। कुमारी आशा का कोई ना कोई ताल्लुक जोगी बाबा से जरूर था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि जोगी बाबा और प्रिंस जोगिंदर एक ही शख्सियत के दो रूप हैं। अचानक मैं चौंक पड़ा। चंद चेहरे मेरी निगाहों में उभर आए थे। असगर, एक आवाज़ सुनाई दी। हाँ, मेरे अंदर से बेख्तियार निकला। अपना अहद भूल गए बेटे? अहद? अर्जुन सिंह जिंदा है, वो तुम्हारी जायदाद पर ऐश कर रहा है। नहीं, मैं अपना अहद नहीं भूला। मैं वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। इंतजामात करो, आगे बढ़ो, बढ़ते रहो, तहरीक ही तुम्हारी मंजिल का निशान देगी। आवाज़ खत्म हो गई। मेरे जहन में तेज़ हवाएं चल रही थीं। दूसरे दिन सारे मामला से फारिग होने के बाद मैंने कुमारी आशा से घूमने फिरने की इजाज़त मांगी और कुमारी ने मुझे पेशकश की कि वो अपने मुलाजमों को मेरे साथ कर देगी। लेकिन मैंने इसे कहा कि मुझे सिर्फ एक घोड़ा चाहिए और कुछ नहीं।
कुमारी आशा ने मेरे हुक्म की तामील की और मुझे घोड़ा फराहम कर दिया गया। घोड़े पर बैठकर मैं चल पड़ा। बेरी खेड़ा एक खूबसूरत इलाका था, इसका अंदाज़ा मैंने पहले ही लगा दिया था। कच्ची सराय के बारे में 2-3 जगह मालूम करने से पता चल गया और थोड़ी देर के बाद मैं कच्ची सराय पहुंच गया।